आज इस पॉडकास्ट से आई थिंक बहुत सारे लोग करोड़पति बनने वाले हैं। मतलब कोई अगर सेल्स की फील्ड भी चूज कर रहा है तो वो पहले डरता है सेल्स में आने से पहले कि उसको रिजेक्शंस फेस करने पड़ेंगे। राइट। अगर कोई भी कस्टमर आपको ना बोलता है जी, तो उस चीज को कैसे हैंडल कर दिया जाए? एक अच्छे सेल्स कंसल्टेंट का मेन काम यही होता है कि जब मेरा कस्टमर मेरे सामने आया है उसको मैं प्रोडक्ट में वैल्यू दिलाऊं। हमारे पास सारे कस्टमर्स की पूरा डेटा होता है कि कौन कस्टमर कहाँ से आया है। इफ़ यू आर इन सेल्स, आपको अपनी मार्केट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। या तो कस्टमर प्राइस पे टूटता है या सर्विसेज पे टूटता है। तो आप कस्टमर को यूँ बता सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट से बेटर कैसे है। आप जितने भी लीडर्स उठाकर देखोगे उन्होंने हमेशा स्ट्रगल में काम किया। सेल्स वाले रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी निकालते हैं और रेगिस्तान से निकालते हैं। बिल्कुल परफेक्ट कस्टमर आपके फनल से उतार के आपको दिया गया है। अब आपको बेचने में अगर दिक्कत आ रही है तो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेलिंग स्किल्स। जब भी कस्टमर कुछ भी खरीदता है तो वो प्रेजेंट सिचुएशन पे ध्यान नहीं देता, उसको हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी पड़ती है कि आप फ्यूचर में क्या हो जाओगे हमारे प्रोडक्ट लेने के बाद। आपको डिस्काउंट ऑफर नहीं देने, आपको अपनी सर्विसेज पे ध्यान देना। यू आर अ कंसल्टेंट फॉर योर कस्टमर, यू आर नॉट अ सेल्समैन। कि आपके पास एक कस्टमर है, इसको महंगा प्रोडक्ट लग रहा है, आप कैसे बेचोगे? देखो, ब्रांड बिल्डिंग के बिना तो आपको कोई जानेगा ही नहीं ना। बिजनेस इज ऑल अबाउट डेटा एंड साइंस एंड स्ट्रैटेजी। तो ये तीन चीजें जो आज की डेट में है, ये मार्केट में बहुत डिमांड में है। गाय का गोबर बिक रहा है। सेल्समैन असली वही होता है जो गंजे को भी कंघी बेचता है। आपके हिसाब से कहावत कितनी गलत है, कितनी सही है? आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले एक ऐसी चीज के बारे में जो हर बिजनेस, हर प्रोफेशनल और ऑनेस्टली हर इंसान की लाइफ में काम आती है, और वो है सेल्स। चाहे आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, अपनी सर्विस बेच रहे हो, या सिर्फ अपना आइडिया किसी को कन्विंस कर रहे हो, सब कुछ सेल्स है। और इसके लिए हमारे साथ है आज निधि, जो एक सेल्स और बिजनेस कोच है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है, चाहे वो एक छोटा बिजनेस ओनर है या कोई बड़ा प्रोफेशनल। सबको सिखाया है कि किस तरीके से सेल्स करी जाती है। उनके समझाने का तरीका बहुत प्रैक्टिकल है। तो आज इस पॉडकास्ट में आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अ पॉडकास्ट विद निधि। कैसे हो निधि? मैं बहुत बढ़िया वरुण, आप कैसे हो? आई एम वेरी गुड। और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं सेल्स एंड बिजनेस के बारे में। और आज इस पॉडकास्ट से आई थिंक बहुत सारे लोग करोड़पति बनने वाले हैं। कॉपी पेन लेकर बैठना, बिकॉज जो सेल्स के आपको लेसन्स देने वाली हूँ वो बहुत ही लोग कम दे पाते हैं। 28 साल के एक्सपीरियंस में जितना मैंने सीखा है, 2000 रुपए की सैलरी से 1 करोड़ तक के पैकेज पे, वो सब बताने वाली हूँ आपको। सो निधि, सबसे पहले बात करते हैं आपकी जर्नी की। आपने सेल्स स्टार्ट क्यों करी, कैसे करी, और किसी ने आपको इसके लिए मोटिवेट किया, इंस्पायर किया? क्या था उसके पीछे की पूरी कहानी बताओ मुझे। देखो, सेल्स मैंने कैसे स्टार्ट की, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कर रही थी तो मुझे एक ऐसे प्रोफेशन में जाना था जहाँ पर मेरे को बहुत सारा पैसा कमाने को मिले। तो जब मैंने रियलाइज़ किया कि सेल्स के अंदर पैसा बहुत है, तो मैंने सेल्स में एंटर किया। इंस्पायर किसी ने नहीं किया उस टाइम पे, कोई हमारे सिर पे मेंटर्स या यूट्यूब आज की डेट में इतना अवेलेबल है, उस टाइम पे ऐसी कोई नॉलेज नहीं होती। तो एक कॉलेज का बच्चा एंटर कर रहा है ईएक्सएल कंपनी के अंदर, मल्टीनेशनल में, फैंसी सारी चीज़ें हैं, सारे गोरे लोग बैठे आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। उसको क्रैक करने में ही अपने आप में बहुत मोटिवेशन मिला। जब मोटिवेशन मिला और फ्लोर पे गई तो पता चला आपको सेल्स करनी है। तो ये समझ में आया कि सेल्स के अंदर पैसा बहुत है, इसलिए सेल्स को चूज किया। ठीक है, तो आज सारे के सारे जितने भी हमारे ऑडियंस है वो आपसे सेल्स सीखना है जी और वो बिजनेस के बारे में जानना है। जी। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसी चीज बताओ जो सेल्स में सबसे ज्यादा लोगों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए सेल्स की फील्ड में आने से पहले। जी, देखो, सेल्स की फील्ड में आने से पहले आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना है। एक, आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप हिंदी में बात करो, आप इंग्लिश में बात करो। कम्युनिकेशन जो है, सामने वाले को आपकी बात समझ में आए और आपको भी उसकी बात समझ में आए, राइट? पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आप बात करने में अच्छे हो। दूसरा, इंटेलिजेंट, आप स्मार्ट होने चाहिए। उसी टाइम 1 मिनट में आपको डील क्रैक करनी पड़ती है, तो आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए कि मैं फटाफट डील को कैसे क्रैक करूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस। अगर आप बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं हो, सिचुएशन संभालने में कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपके अंदर एनर्जी लेवल नहीं है, तो आप सेल्स नहीं कर सकते। तो ये 3 चीज़ें अगर आप में हैं तो आप सेल्स के लिए बिल्कुल फिट हो। आज तक जितने भी लोग आपसे सेल्स सीख रहे हैं
जी। उनमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या थी? कोई ऐसी मिस्टेक कर रहे थे वो, ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉब्लम थी? देखो, ये पूरा इंडस्ट्री का ही सिनेरियो है, चाहे वो कोई लीडर आया हो मेरे पास सेल्स सीखने के लिए या कोई एग्जीक्यूटिव आया हो, वो बेच रहे हैं, बेचने की कोशिश कर रहे हैं, पुश सेल्स जिसको कहते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के ज़माने में आपका कस्टमर सिर्फ क्लैरिटी चाहता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और कस्टमर खुद आपके पास आया है जानने के लिए, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट के अंदर और बैक ऑफ द माइंड वो ये डिसीजन ले चुका है कि मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायर करना है। अब जब वो आपके पास आया है तो वो आपसे प्राइस नहीं जानना चाहता, वो आपसे आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट नहीं जानना चाहता, वो सारी रेकी करके आया है। वो आपसे क्लैरिटी लेना चाहता है कि ये प्रोडक्ट मेरी ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड करेगा। तो बेचना बंद करो और कंसल्टेटिव सेलिंग शुरू करो। कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ के अगर आपने अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर दिया कि मेरा प्रोडक्ट आपकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड करने वाला है, तो आप कस्टमर को इजीली कन्विंस कर लोगे। कन्विंस तो वो ऑलरेडी है, तभी वो आपके पास आया। आज की डेट में हम मार्केटिंग में परफॉर्मेंस मार्केटिंग की लीड्स लगाते हैं हम, राइट। कस्टमर ने अगर आपकी ऐड देखी है तो उसने आपके डोर को नॉक किया है कि बताओ मुझे ये प्रोडक्ट में मेरे लिए और क्या है। तो टीम को और फाउंडर्स को और बिजनेसमैन को आज की डेट में ये सोचना चाहिए कि अब वो ऑर्थोडॉक्स तरीका चला गया है कि आप कस्टमर को फीचर्स बताओगे, बेनिफिट्स बताओगे, डिस्काउंट बताओगे। बिल्कुल नहीं बताना है। कस्टमर की प्रॉब्लम समझ लो, कस्टमर की प्रॉब्लम के हिसाब से ये प्रोडक्ट कैसे हेल्प करने वाला है ये बता दो, कस्टमर अपने आप खरीदेगा आपसे। गुड। अच्छा, सेल्स सुनते ही ना लोग ऑकवर्ड हो जाते हैं। जी मतलब कोई अगर सेल्स की फील्ड भी चूज कर रहा है तो वो पहले डरता है सेल्स में आने से जी। पहले कि उसको रिजेक्शंस फेस करने पड़ेंगे। राइट। तो ऐसा क्यों होता है? सेल्स के साथ ऐसा क्यों है? देखो, सेल्स इज अ टारगेट ड्रिवन जॉब। आप बैक ऑफिस में जाके देखो, टारगेट्स नहीं होते हैं। आप चैट प्रोसेसेस में देखो, ईमेल प्रोसेसेस में देखो, कस्टमर सर्विस में देखो, कहीं पे भी टारगेट्स नहीं है, राइट। सिर्फ एक ऐसी जॉब है जो टारगेट से बिल्कुल अलाइन होकर चलती है। ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट, डिपार्टमेंट का टारगेट, इंडिविजुअल का टारगेट, ये सारे टारगेट्स हैं। और जब टारगेट्स नहीं होते हैं तो उसके बाद जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है, वहां से लोगों को नेगेटिविटी फील होती है कि भैया अगर मेरे टारगेट्स नहीं हुए तो कंपनी मुझे निकाल देगी। अगर मेरे को रिजेक्शंस मिले, मैंने परफॉर्म नहीं कर पाई, तो मेरे को निकाल दिया जाएगा। मेरे पास ऐसे ऐसे सेल्स प्रोफेशनल हैं जो डायरेक्टर लेवल पे काम करते हैं, एक कंपनी के अंदर 20-20 साल से बैठे हुए हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि इतना टाइम हो गया और तुम्हारी ग्रोथ इतनी स्लो है, आप दूसरी कंपनी में क्यों नहीं ज्वाइन करते, तो उनका एक ही आंसर होता है, यहाँ तो हम कर पाए हैं, वहां ना कर पाए तो हमारा गला तो छूट जाएगा ना। तो सेल्स बहुत डिमांडिंग जॉब है, राइट, बट साइमल्टेनियसली आपको बहुत सारा पैसा देती है। एक यही एक ऐसी टीम है सेल्स जो आपकी कंपनी की ऑक्सीजन है। कुछ भी बंद हो जाए, सेल्स डिपार्टमेंट कभी बंद नहीं हो सकता। कुछ भी बंद हो जाए, सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों को निकाला नहीं जाता, बंद नहीं किया जाता। तो जॉब स्टेबिलिटी सेल्स में बहुत है। रिजेक्शंस हैं, बट जितने भी सेलू लोग हैं या परफॉर्मर लोग हैं या जिंदगी में सेल्स को प्रोफेशन चूज करते हैं, वो कभी डरते नहीं हैं। रिजेक्शन को वो हमेशा एक लेसन लेके चलते हैं कि मेरे कस्टमर ने, इस कस्टमर ने ना बोला है, अब मैं अगले कस्टमर के साथ पहले प्रिपेयर्ड होके जाऊंगा ताकि मुझे ना मिले। तो सेल्स में रिजेक्शन आपके लिए एक लेसन है, ना कि वो फेलियर है। तो ये एक माइंडसेट की बात है। आपने एक चीज बोली है अभी कि सेल्स बहुत स्टेबल जॉब है, जी। बट मुझे लगता है कि सेल्स, मुझे क्या सबको लगता है कि सेल्स स्टेबल नहीं है। सेल्स की जॉब अगर कोई कर रहा है तो उसको टारगेट बेस्ड जॉब मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। Correct. और आपने ये बात बोली कि ना स्तंभ है एक तरीके से कंपनी का, सेल्स टीम Pillars है। पिलर है, ठीक है। और वो ही पिलर है जो पूरी कंपनी को चला रहा है, करेक्ट। ठीक है। अगर पूरे पिलर पे सारा लोड दे दिया जाएगा जी। तो ऑब्वियसली उन नाजुक कंधों पे सारा जोर डालोगे तो टूटेंगे भी वो, थकेंगे भी, गिरेंगे भी। तो सबसे ज्यादा प्रेशर ही उन पे है, और सबसे ज्यादा प्रेशर उन पे है तो टारगेट बेस्ड जॉब की वजह से निकाला भी जाता है कि जिसके टारगेट पूरे नहीं हो रहे उसको फिल्टर आउट करो, फिर नई टीम को बनाओ, अपनी नई टीम बनाओ। तो मुझे लगता है ये स्टेबल तो नहीं है वाली फील्ड। नहीं, मैं आपको बताती हूँ सेल्स क्यों स्टेबल जॉब है
आप जिस ज़माने की बात कर रहे हो वो ज़माना अब काम नहीं कर रहा है। अब आज की डेट में ये मेथड काम नहीं कर रहे हैं। लेबर लॉ इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि आप किसी को भी किसी भी मोमेंट पे निकाल नहीं सकते। उसका एक पूरा प्रोसेस फ़ॉलो किया जाता है। आप छोटे स्टार्टअप्स में भी जाकर देखो, आप मल्टीनेशनल्स में भी जाकर देखो, आप 3 महीने से पहले तो आपको कोई कुछ बोल ही नहीं सकता कि हम आपको कंपनी से निकाल रहे हैं। दैट्स एज़ पर लेबर लॉ, राइट? जब आपके 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं एंड 4th मंथ इवन इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग, तो आपके लिए पीआईपी प्रोग्राम बनते हैं व्हिच इज परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान में आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, आपको मॉक प्रैक्टिस कराई जाती है, आपकी कॉल्स, आप किस तरीके से कस्टमर से बात कर रहे हो वो आपको खुद बताया जाता है कि इंप्रूवमेंट एरियाज क्या हैं। अगर उसके बाद भी अगर कोई टीम मेंबर परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो वो टीम मेंबर बाहर निकलेगा ही निकलेगा। वो यहाँ नहीं, वो कहीं पे भी निकलेगा। दैट मीन्स उस टीम मेंबर को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती है, उसको पिच करना नहीं आता है, उसे कस्टमर की बात सुननी नहीं आती है, उसको कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं आती है। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो आप वैसे भी सेल्स प्रोफेशन के लिए फिट नहीं हो। चलो, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई भी कस्टमर आपको ना बोलता है जी, तो उस चीज को कैसे हैंडल कर दिया जाए? देखो रिजेक्शन में हमेशा बोलती हूँ कि कस्टमर रिजेक्शन जब देता है ना, रिजेक्शन मतलब ना नहीं होता है। वो आपको ना नहीं बोलता है, वो बोलता है मैं सोच के बताऊंगा, आप मुझे कल कॉल करना, बाद में बताऊंगा। सेल्स के 6-7 ही ऑब्जेक्शंस होते हैं जो कस्टमर देता है। अभी टाइम नहीं है, थोड़े दिन में सोच के बताऊंगा, आपका प्रोडक्ट महंगा है, या फिर आपके प्रोडक्ट के अंदर मुझे कुछ वैल्यू नहीं मिल रही। ये सारे सेल्स वाले सोचते हैं कि ये कस्टमर जो है रिजेक्शन दे रहा है, कस्टमर ना बोल रहा है। कस्टमर ना तब बोलता है जब वो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यही एक डिस्पोजिशन, यही एक वर्ड है जो सेल्स इंडस्ट्री में जब कस्टमर बोल देता है तब आपको उस कस्टमर को ड्रॉप कर देना चाहिए। बट अगर कस्टमर ने ये 6 ऑब्जेक्शंस यूज किए हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि कस्टमर को क्लैरिटी चाहिए। कस्टमर लेना चाहता है, आपको उसको ये डाउट है कि ये प्रोडक्ट मुझे कैसे हेल्प करेगा। उसे ये डाउट है कि आपकी कंपनी जेन्युइन है या नहीं। उसको ये डाउट है कि मेरे जैसे लोगों ने जिन्होंने ये प्रोडक्ट लिया है मार्केट में वो क्या बोल रहे हैं, क्या वो वैल्यू फील कर रहे हैं। उसको ये डाउट है कि कहीं मैंने पैसा दे दिया तो उसके बाद मुझे सर्विसेज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। और 5वां, मैं अपने फाइनेंसेस मैनेज करके इस प्रोडक्ट पे सामान खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं फेल हुआ तो मेरा हाथ पकड़ने वाला कौन है? अगर आपके सेल्स प्रोफेशनल्स ने, जितने भी लोग काम कर रहे हैं आज की डेट में, ये 5 चीजें कस्टमर को क्लैरिटी दे दी तो कस्टमर हो ही नहीं सकता कि ना खरीदे। आया तो वो खुद है ना आपके पास। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो आज की डेट में डेड लीड्स पे काम कर रही हो कि कहीं से भी डेटा उठाया और डेटा उठा के कॉलिंग के दे दिया। एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, आई मीन इंश्योरेंस कंपनी एंड क्रेडिट कार्ड वाले, इनके पास बल्क में डेटा होता है और 2-2 4-4 रुपए में वो डेटा पूरी मार्केट में बिकता है, राइट? बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रही हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग से ताजी लीड आती है, टीम मेंबर को ताजी लीड दी जाती है। जब कस्टमर ने ऐड देख के तुम्हारे को खुद कॉल किया, आप मुझे बताओ वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं है खरीदने में। ये हो सकता है कि बजट इशू हो, उसने बजट देखा हो उस टाइम पे, आपने अगर प्राइस बता रखा है प्रोडक्ट का और उसने जब रियलाइज किया कि महंगा है मेरे लिए, हो सकता है प्राइस इशू हो। बट दैट डजंट मीन कि वो मना कर रहा है। आपको वाई एनालिसिस करना है। एक अच्छे सेल्स कंसल्टेंट का मेन काम यही होता है कि जब मेरा कस्टमर मेरे सामने आया है उसको मैं प्रोडक्ट में वैल्यू दिलाऊं, मैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन लूं कि ये कस्टमर क्या, उसका प्रोफाइल है, क्या करता है, इनकम लेवल क्या है, जॉब में है, प्रोफेशन क्या है उसका, क्या वो पैसा फ्रीलांसिंग ढूंढ रहा है, अपनी जॉब स्विच करने का प्लान कर रहा है, या वो साइमल्टेनियसली एक बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहा है। अब अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करते रहोगे, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, हम आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं, तो एक्चुअली आपने उस कस्टमर के दिल में जो बात चल रही है उसको टच ही नहीं किया। लेट्स मेक इट इजी। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कस्टमर हूँ, जी आपने मुझे पिच किया जी। एंड मैं बोल रहा हूँ कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, इसका क्या आंसर दिया जाएगा? तो मैं पूछूंगी सर आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं हमारा प्रोडक्ट महंगा है तो आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो कस्टमर बताएगा कि मैंने वहां पर एक ऐड देखी थी, वो लोग ये दे रहे हैं। सर आपको अगर अपनी मार्केट का पता है एज ए सेल्स प्रोफेशन तो आप कंप्लीटली बता सकते हो कि सर हमारे साथ के प्लेयर 2 हैं मार्केट में। आप कहते हैं ना नो योर कॉम्पिटिटर। सेल्स में एक बहुत बड़ा फ्रेज है जिसकी ट्रेनिंग्स मिलती है कि यू शुड नो योर कॉम्पिटिटर।
अगर आप एक अच्छे सेल्समैन हो जो मार्केट के बारे में जानते हो और आपको पता है कि मार्केट के अंदर आपके 2 ही कॉम्पिटिटर हैं, वो क्या प्राइस पे दे रहे हैं और उसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड करके दे रहे हैं, आप इमीडिएटली कस्टमर को होल्ड कर सकते हो कि सर मुझे पता है कि एक्सेल, एडवांस एक्सेल मार्केट में कौन-कौन सिखा रहा है, क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं और उनकी सर्विसेज क्या है, राइट? हमारे पास सारे कस्टमर्स की पूरा डेटा होता है कि कौन कस्टमर कहाँ से आया है। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको सर्विसेज अच्छी दूँ, साथ में आपको 2 बेनिफिट्स और ऐड करके दूँ, तो क्या आप अभी भी वहाँ से लेना चाहेंगे? कस्टमर ना प्राइस के ऊपर महँगा नहीं बोलता है, कस्टमर सर्विसेज के ऊपर डाउट कर रहा होता है कि मुझे वो सर्विसेज जो मैं देख के आया हूँ, वो सर्विस दे दे पाएँगे, नहीं पाएँगे। तो ऐसे में मैं कॉम्पिटिशन की बात करती हूँ कि सर आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? आधे टाइम कस्टमर फ्लूक खेल रहा होता है। वो ऐसे ही बोल रहा होता है आपका महँगा है। तो पहले उसको आप डेटा दिखाओ कि आप किससे कंपेयर करें। हमारे साथ ये 2 कॉम्पिटिटर है जिनको हम सो कॉल्ड कॉम्पिटिटर कहते हैं सर। वो एक चार्ज कर रहा है 10,000 का, एक चार्ज कर रहा है 5,000 का, हम आपसे चार्ज कर रहे हैं 4,000 का। 10,000 वाला आपकी जॉब लगने के बाद आपसे फिर पैसे लेगा एज ए कमीशन, ये उनका मॉडल है। 4,000 वाला पावर बीआई एंड एक्सेल साथ में नहीं दे रहा है, तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें मिल रही हैं। तो हमारे प्रोडक्ट में आपको ये पूरा कॉम्बिनेशन विद जॉब असिस्टेंस मिल रहा है। आप मुझे बताइए आप महँगा किससे कंपेयर कर रहे हैं? कस्टमर वहीं चुप हो जाता है कि मैं बात क्या करूँ? मतलब फर्स्ट पॉइंट है हमें कंपेयर करना है कि मतलब उनसे पूछना है, हमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो हमारे नो प्रोडक्ट। योर मार्केट रियली वेल। इफ यू आर इन सेल्स, आपको अपनी मार्केट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे धंधे के अंदर और कौन है जो सेम माल बेच रहा है, और जो बेच रहा है वो किस रेट पे बेच रहा है, और अगर वो बेच रहा है तो उसके प्रोडक्ट की क्या ऑफरिंग्स हैं। बट दिस डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ना। अगर प्रोडक्ट आपने जैसे जिस प्रोडक्ट की बात करी है, जी। ये एक जनरलाइज प्रोडक्ट है, ठीक है, Correct. हमने कोर्स बेच रहे हैं अगर हम, Correct. ठीक है। बट अगर हम जैसे माइक ले लें, जी। अगर हम इस माइक को बेचना चाह रहे हैं, जी। ठीक है, अभी माइक है रोड का, हमने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, जैसे ये रोड का माइक है तो हमने पॉड बना दिया एक माइक, ठीक है। उस माइक को अगर हम लिस्ट करें कहीं पे, उसके लिए हमारे पास लीड आ रही है, देन हम उसे कैसे सेल करें? अगर वो बोल रहा है आपका माइक तो महंगा है, ठीक है, फिर क्या बोलेंगे हम कि हम रोड से कंपेयर करें? रोड का माइक तो क्या बोलते हैं, जो देखो- क्वालिटी दे रहे हैं उनका एक उन्होंने लेवल बना लिया, अपने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा उन्होंने, उनसे कैसे हम compete करेंगे? यही बात करेंगे कि जब आप वहाँ पे कॉल करोगे, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे, अगर मान लेते हैं कि मैं एक नॉर्मल प्रोडक्ट हूँ जिसकी मार्केट में अभी कोई ब्रांडिंग नहीं हुई है और हम इसे डिजिटेक के साथ कंपेयर कर रहा है कस्टमर, तो पहली बात ये, जो मेरा प्राइस पॉइंट होगा और जो डिजिटेक का प्राइस पॉइंट होगा उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि वो ब्रांडिंग मार्केटिंग पे बहुत पैसा लगा रहा है। तो मैं उसको ये रियलाइज कराऊंगी कि वो मार्केट में इसलिए बिक रहा है क्योंकि उनकी ब्रांडिंग बहुत है। आपने भी डिजिटेक को हर जगह देखा होगा, आपने हमारे माइक की अभी तक कहीं पे ब्रांड नहीं देखी होगी, क्योंकि हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं। हमारे लिमिटेड कस्टमर्स हैं, हर बार हमारे पास ऑर्डर आ जाते हैं, हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपको हमारे माइक के बारे में कैसे पता चला सर? क्या आपने भी कहीं पे हमारे बारे में सुना होगा, क्वालिटी के बारे में? ऐसे कस्टमर्स को जो ब्रांड के साथ कंपेयर करते हैं आपके प्रोडक्ट को, उसको क्वालिटी पे लेके जाओ। उसको ये बताओ कि अगर आज आपका माइक खराब हुआ तो आपको पहले कंप्लेंट लॉक करनी पड़ेगी डिजिटेक में, वहां से बंदा दो दिन में अपॉइंट होगा, तीसरे दिन आकर चेक करेगा, इतने दिन में आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमारी सर्विसेज ये बोलती हैं, आपने आज कंप्लेंट लॉक की, 2 घंटे के अंदर बंदा आपके पास आपको रिप्लेसमेंट दे जाएगा। जब तक आपका माइक रिपेयर नहीं होता, आपके पास एक दूसरा सिस्टम रेडी होगा। देखो, आपके प्रोडक्ट में ना, जो भी कोई प्रोडक्ट है, दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस से आप कुछ बेटर तो दे रहे होगे, तभी आप मार्केट में उतरे हो, वरना रेड ओशन में कोई नहीं उतरता। आज की डेट में माइक हर कोई बना रहा है, राइट? और डिजिटेक जैसी कंपनी के साथ कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। तो अगर कोई छोटी भी कंपनी उतरी है मार्केट के अंदर, तो इतनी तो इंटेलिजेंट होगी कि डिजिटेक क्या दे रहा है जो मैं नहीं दे रहा, या डिजिटेक के कंपैरेटिवली में क्या ऐसा अपर हैंड है जो मैं कस्टमर को बेच सकता हूँ। वो पॉइंट आपको ध्यान में रख के कस्टमर को बताना है। या तो कस्टमर प्राइस पे टूटता है या सर्विसेज पे टूटता है, उसे क्वालिटी चाहिए, उसे प्राइस कम चाहिए। आप क्या दे सकते हो ये आपको डिसाइड करना। मतलब अगर आपके पास बेटर प्रोडक्ट नहीं है तो बेटर सर्विस आपके पास होनी चाहिए। क्वालिटी सर्विस। क्वालिटी सर्विस। टाइम आज की डेट में कस्टमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताओ, अगर पॉडकास्ट का माइक है और आपका माइक खराब हो जाए तो आपके स्टूडियो की बुकिंग रुक जाएगी, आपकी शूट रुक जाएगी। और ये पेन पॉइंट सबके लिए बहुत ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि जिसको भी शूट करना है उसको उसी टाइम करना है, क्योंकि उसका स्केड्यूल फिक्स है। अब जब उसके पास माइक ही नहीं है तो आप वो करेगा कैसे? बट साइमल्टेनियसली अगर माइक खराब हो गया और 1 घंटे में उसको रिप्लेसमेंट मिल गया और तेरा माइक रिपेयर होने, तेरा काम तो नहीं रुका,
टाइम की वैल्यू उसको बतानी है कि आपका कितना पैसा बचा, आपका टाइम बचा। सो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, फीचर्स, मार्केट में उसके कंपैरेटिवली क्या मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, डिस्काउंट, ऑफर एंड क्वालिटी, अगर आपने जान लिया तो आप कस्टमर को यूं बता सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट से बेटर कैसे है। नाइस। वर्सेस होता क्या है, हमारा ये प्रोडक्ट है सर, हमने लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए अभी ये प्राइजेस निकाल रखे हैं, अभी हमारी एड्स शुरू हो जाएंगी, हमने डिस्काउंट दे रखे हैं, लास्ट 30 कस्टमर्स के पास ये डिस्काउंट है, उसके बाद इसका प्राइस महंगा हो जाएगा। कस्टमर को तो महंगा तो देख के आया ना वो डिजिटेक का कंपैरिजन तुम्हारे लोकल माइक से कर रहा है। तुम बताओ, तुम अपने माइक में ऐसी क्या चीज लेके बैठे हो जो तुम डिजिटेक को बीट कर दो। तो आपकी सेल्स टीम प्रिपेयर होनी चाहिए इस चीज के लिए। अच्छा, सक्सेसफुल लोग रिजेक्शंस को कैसे डील करते हैं? देखो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो रिजेक्शंस को लर्निंग लेसन्स लेके चलते हैं। जितने भी जो लोग फेलियर्स से डर जाते हैं, आप देखना वो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर नहीं पाए हैं। मैं जो सेल्स में जितने लोगों को जानती हूँ जो आज की डेट में टॉप कोचेज हैं या कंपनीज में अच्छे अच्छे डायरेक्टर पोजीशन पे बैठे हैं, हमारे लिए रोज रिजेक्शन है। हर रोज हम रिजेक्शन को फेस करते हैं। मेरे पास 28 इयर्स का एक्सपीरियंस है। व्हाट डू यू थिंक एज ए फीमेल मैंने रिजेक्शंस नहीं हैंडल किए होंगे? मैंने रिजेक्शंस हैंडल किए हैं। तो पहले ज़माने में ना लोग रिजेक्शन से डर जाते थे, प्रेशराइज हो जाते थे। आज की डेट में रिजेक्शंस को लोग लर्निंग लेते हैं, फीडबैक लेते हैं और अपने आप को और प्रिपेयर करते हैं कि मैं और बेटर कैसे कर सकता हूँ। तो डिपेंड करता है आपके माइंडसेट में। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आप रिजेक्शन से सीखोगे। मेरे से एक कस्टमर से बात करते वक्त मैं फंबल कर रही थी। एक कस्टमर से बात करते वक्त मैं अपने प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं बता पाई। एक प्रोडक्ट से बात करते वक्त मैं मार्केट एनालिसिस नहीं करके गई थी। एक प्रोडक्ट बताते वक्त मैं कस्टमर का प्री होमवर्क नहीं करके गई थी कि उसकी कंपनी कितनी बड़ी है, उसका टर्नओवर कितना बड़ा है, उसके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण उसने हमें आज बुलाया है। अगर मैंने इन सारी चीज़ों पे काम कर लिया तो रिजेक्शंस नहीं हो सकती। जो लोग 1 साल 2 साल सेल्स को करियर लेके चलते हैं, अगर आप कभी भी सीवी देखोगे या प्रोफाइल देखोगे, ये वो लोग हैं जो रिजेक्शन से हार गए। आप जितने भी लीडर्स उठाकर देखोगे, उन्होंने हमेशा स्ट्रगल में काम किया। सेल्स वाले रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी निकालते हैं और रेगिस्तान से निकालते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा सेम हो, बट जितने भी लीडरशिप पोजीशन पे सक्सेसफुल सेल्समैन आपको दिखेंगे, बिजनेस मैन दिखेंगे, उनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल्स रहे हैं। उन्होंने रिजेक्शन को फेलियर ना लेके एक लर्निंग लेसन लिया है, इसलिए आज वो ग्रो करते गए हैं। अच्छा, ऐसा कोई मिथ जो कि नॉर्मली लोगों के दिमाग में रहता है, या मैं एक मिथ बताता हूँ आपको, ठीक है? नॉर्मल लोगों के दिमाग में रहता है कि अगर मेरे पास प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा उसमें दम है, तो वो बिकेगा ही बिकेगा। तो ये जो मिथ है लोगों का, ये सही है या गलत है आपके हिसाब से, कि प्रोडक्ट अगर बढ़िया है तो बिकेगा ही बिकेगा, मार्केट में आउट परफॉर्म करेगा ही करेगा? करेक्ट। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। अगर इतने सारे अच्छे प्रोडक्ट के बिजनेसेस रोज फेल हो रहे हैं। मैं एक कंपनी जानती हूँ जिसका प्रोडक्ट इतना अच्छा था, वो शार्क टैंक तक गया, उसके बाद वो प्रोडक्ट बिल्कुल मार्केट के अंदर खत्म हो गया। शार्क टैंक तक जाना और आपका पूरा मॉडल इवैल्यूएट करके आपको स्क्रीन तक लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद फीचर होने के बाद भी शार्क टैंक पे अगर प्रोडक्ट मार्केट से खत्म हो गया, तो आप ये समझ लो कि आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर ही कंपनी चलाने की कोशिश की। तो आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो ये सबसे बढ़िया बात है कि आपके पास सबसे पहले आपने जिंदगी की रेस जीत ली है कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो अच्छा है। अब अच्छा आप किससे बोल रहे हो? क्या आपने मार्केट रिसर्च किया है? क्या आपने अपने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किए हैं? क्या आपने ये देखा है कि आप रेड ओशन में हो, ब्लू ओशन में हो, या आप अर्ली एंट्री के अंदर हो कि अभी इस मार्केट के अंदर इसकी डिमांड क्रिएट होनी शुरू हुई है? तो आज की डेट में बिजनेसमैन जो है, हर बिजनेसमैन बोलता है मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, आप छोटा प्रोडक्ट लॉन्च करो, बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करो, आप नहीं डिसाइड करोगे कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, जनता डिसाइड करेगी कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। आप जब अपने 10 यूनिट सेल करते हो, फर्स्ट 10 यूनिट्स, आपने अगर उसकी कैलकुलेशन लगाकर देखी कि मेरा कितना पैसा लगा इस माल को बेचने में, और कस्टमर का साइकिल उठा के देखा। फॉर एग्जाम्पल, आपने माइक की बात की, आपने माइक दिया,
अगर आपने अपने कस्टमर का साइकिल उठा के देखा कि माइक में प्रॉब्लम कितने दिन के बाद आई, राइट? और जब माइक यूज कर रहा है कस्टमर, आपने फर्स्ट मंथ फीडबैक लिया, सेकंड मंथ फीडबैक लिया, थर्ड मंथ फीडबैक लिया, तब जाके एक डेटा आपको पता चलता है कि ये माइक मार्केट में कितने दिन चलने वाला है और कितने दिन बाद इस माइक की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। वहां से आपको ये पता चलेगा मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है या नहीं है, ना कि मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया तो अच्छा है। तो ये एक मिथ आपको तोड़ना है। प्रोडक्ट अच्छा होने के बाद, मार्केट फिट देखने के बाद भी आपको अपने 3-4 डिपार्टमेंट्स जो है रन करने पड़ेंगे। परफॉर्मेंस मार्केटिंग आज की डेट में एक ऐसी चीज़ है जो आपको करना पड़ेगा। पहले आपको अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने हैं, आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि इस तरीके का कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, राइट? वो अवेयरनेस का कैंपेन होता है। उसके बाद लीड का कैंपेन शुरू होगा, जहाँ से कस्टमर आपको टैप करेगा, कस्टमर आप तक नॉक करेगा। थर्ड होगा आपके पास एक अच्छी सेल्स टीम जो उन कस्टमर्स को सर्विस देगी और उनको कन्वर्ट करेगी। अगर ये 3 डिपार्टमेंट्स आपने ठीक से संभाल रखे हैं, जिसमें मेजर स्ट्रगल चल रहा है आज की डेट में कि लीड अच्छी नहीं आ रही या सेल्स टीम बेच नहीं पा रही। आपने सुना होगा हर फाउंडर की एक ही प्रॉब्लम है, यार हमारे यहाँ पे भर भर के लीड्स आ रही हैं, सेल्स टीम बेच नहीं पा रही, सेल्स टीम बोल रही है कि लीड्स कूड़ा आ रही हैं। तो ये 2 डिपार्टमेंट अच्छे प्रोडक्ट के बाद आपने सेट कर लिए, तब आपका प्रोडक्ट मार्केट में चले। परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड सेल्स से अवेयरनेस कैंपेन्स, जहाँ आप गूगल पे अवेलेबल हो, आप यूट्यूब पे अवेलेबल हो, आपकी वेबसाइट है, हर किसी को ये पता है कि अगर मैंने टैप किया तो मुझे इसकी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट? दैट इज अवेयरनेस कैंपेन। देन योर परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैंपेन्स, कि आपकी एड्स चल रही हैं लोगों के साथ, लोग आपकी एड्स को देख रहे हैं। फिर जब लीड्स आ रही हैं तो उन लीड्स को कॉल करने के लिए एक अच्छी टीम जो उस कस्टमर को कन्वर्ट कर सके। अगर ये इतना भी किसी फनल है basically। बिजनेसमैन ने अपना ये पूरा मार्केटिंग का फनल पूरा कंप्लीट कंट्रोल में ले लिया और प्रोडक्ट अच्छा है, तो बिजनेस जरूर चलेगा। एक मिस्टेक करते हैं सेल करते हुए ना लोग, कि वो हर किसी को बेचना शुरू कर देते हैं। जी। तो इस मिस्टेक को कैसे ठीक करा जाए, अपना एक सही कस्टमर कैसे ढूंढा जाए? जी, देखो मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि आपके जो फाउंडर्स हैं ना, कंपनी के बिजनेस ओनर्स हैं, आपकी टीम के पास इतनी अकल नहीं है कि मेरे पास ये लीड आई है मैं इसको ना बेचूं। इतना इंटेलिजेंस उनमें नहीं है। भाई आपने उनको सेल्स टारगेट दे रखे हैं, उन्हें प्रेशराइज कर रखा है, 100 लीड दिया है, तेरे को 20% कन्वर्जन देना, वो हर एक को बेचने की कोशिश करेगा और हर हालत में कोशिश करेगा। ये इंटेलिजेंस आती है लीड फनल के टाइम पे, कि जब आपके परफॉर्मेंस मार्केटिंग के कैंपेन्स चल रहे हैं, उसमें जब आपका पहला कैंपेन स्टार्ट हुआ, मैं रिपीट करती हूँ, जब आपने फर्स्ट डे अपना कैंपेन स्टार्ट किया, उसमें आपने जो अपनी टारगेट ऑडियंस चूज की, उसका आपने इनकम लेवल चूज किया, जियोग्राफी आपने चूज की, मेल फीमेल रेशियो एंड एज आपने चूज किया, राइट? या फिर बिजनेसमैन एंड प्रोफेशन, जॉब करता है या बिजनेस, इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं होता एक प्रोडक्ट को कि मेरी राइट टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर आपने वहां पे फिल्टरेशन ठीक कर रखी है और आपने अपनी लीड क्वालिफिकेशन कर ली है कि जब लीड्स आई, फर्स्ट डे कैंपेन ऑन हुआ, आपने क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज लगा दिए। फर्स्ट डे जब आपके पास पहली उस कैंपेन से लीड आई, आपने अपने टॉप परफॉर्मर्स से वो लीड कॉल करवाई और ये सारे चीज़ें उनको दे दी कि एक एक्सेल शीट में या डैशबोर्ड पे, कि आपको बस ये चेक करना है कि क्या ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है। अगर हमारा इनकम क्राइटेरिया है कि 1 लाख एंड अबव इनकम होनी चाहिए, तो क्या हमारी जो लीड्स आ रही है वो 1 लाख एंड अबव की है? दैट मीन्स कस्टमर की बाइंग पोटेंशियल है, लीड सही आ रही है। सेकेंड इज कि हमारा इनकम, हमारा जो एज गैप ग्रुप है वो 20 से हम फॉर एग्जांपल 25 से 30 चाहते हैं, राइट? क्योंकि मेरा प्रोडक्ट 25 से 30 साल को केटर करता है। तो क्या वो 25 से 30 साल का ही आ रहा है या उसमें यंगस्टर्स आ रहे हैं या ओल्ड एज लोग आ रहे हैं? दैट मीन्स मेरा राइट टारगेट ऑडियंस ही इसमें सही सेलेक्ट नहीं हो रहा। थर्ड, ज्योग्राफी, मैं सर्विस करती हूँ दिल्ली एनसीआर में और नोएडा एनसीआर दिल्ली गुड़गांव में मैं सर्विस कर रही हूँ, मेरे पास क्लाइंट आ रहे हैं बिहार के, पटना के, तो मैं बेचूंगी कैसे? मेरा तो वो सर्विस एरिया ही नहीं है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट फाउंडर लेवल, जो भी बिजनेस चला रहे हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ आप अपनी लीड क्वालिफिकेशन ठीक कर लो, राइट? जब ये लीड क्वालिफाई होके आपकी सेल्स टीम के पास जाएंगी, तो आपकी सेल्स टीम को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि कस्टमर के पास पैसा तो है, हमारे क्राइटेरिया का कस्टमर है। अब अगर कस्टमर ये बोलता है कि मैं नहीं खरीदना चाहता, तो आपको उसका वाई एनालिसिस करना है, ऑब्जेक्शंस उसके हैंडल करने हैं। कस्टमर तो खरीदना चाहता है, बिल्कुल परफेक्ट कस्टमर आपके फनल से उतार के आपको दिया गया है।
अब आपको बेचने में अगर दिक्कत आ रही है तो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेलिंग स्किल्स। कस्टमर खरीदना चाहता है डेफिनेटली, अगर लीड क्वालिफिकेशन पहले दिन से कैंपेन्स पे हो रही है तो। अच्छा, एक और गलती करते हैं लोग, हर किसी को बेचना शुरू कर देते हैं। करेक्ट। तो इस चीज पे कुछ बताइए मेरे को कि हर किसी को अपना प्रोडक्ट बेचना सही है, या जो उसके लिए जो पर्सन जो लेना चाहता है उस प्रोडक्ट को सिर्फ उसी को बेचना चाहिए। मतलब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एनलाइटन करिए यार। देखो, जब आप कस्टमर से फ़ोन पे बात करते हो ना, तो सबसे पहले कस्टमर की प्रोफाइलिंग करो। प्रोफाइलिंग का मतलब क्या होता है कि कस्टमर क्या करता है, ठीक है? उसका इनकम कितना है और आज उसकी ज़िंदगी में 2 दुःख क्या हैं? मैं रिपीट करूँ, 2 दुःख क्या हैं? जो सेल्समैन कस्टमर को सुनते हैं, 80% सुनते हैं। कस्टमर अपना दर्द सुनाना चाहता है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। सेल्स टीम क्या करती है, वो कॉल उठाते ही अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देती है। फीचर्स, बेनिफिट्स, डिस्काउंट, मार्केट सब बताना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आप बात करो कस्टमर के एंड पे, आप भी कहीं पे कुछ परचेज़ करना चाहते हो, तो आपसे अगर कोई ये पूछे, "हाँ जी सर बताइए, आपने इस प्रोडक्ट के लिए इंक्वायर किया था, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है?" राइट? तो कस्टमर 10 मिनट अपने बारे में बताता है, देखो मैंने ये प्रोडक्ट वहाँ भी देखा था, यहाँ भी देखा था, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप कैसे हेल्प करोगे? तो सही तरीका ये है कि जब भी आप कस्टमर से बात करो 80-20% रूल फॉलो करो। 80-20 फॉर्मूला क्या है? 80% कस्टमर बोलेगा, 20% आप बोलोगे। अब कस्टमर को बुलवाना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप कस्टमर से बात करो, प्रोफाइलिंग करो। क्या करता है? किस प्रोफेशन में है? इनकम कितनी है? और अगर वो जॉब में है तो उसके 2 दुःख क्या हैं? अगर वो बिज़नेस में है तो उसके 2 दुःख क्या हैं? वो दुःख जो कस्टमर आपको बता रहा है ना, वो उसका दुःख आपके प्रोडक्ट के अंदर जो बेनिफिट्स आप उसे दे सकते हो उससे मैच कर दो, राइट? कि मेरा प्रोडक्ट तेरी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा और उसकी एक स्टोरी टेलिंग कर दो। कि आप इमेजिन करो सर कि अगर आपने ये कोर्स कर लिया होता तो आज मैं आपको गूगल या लिंक्डइन पे दिखा सकती हूँ आप ही के एक्सपीरियंस के, आप ही की एज के लोग जिन्होंने सिर्फ ये एक सर्टिफिकेट ऐड कर रखा है, उनका इनकम लेवल आज की डेट में 20 लाख पे है, आप 10 लाख पे बैठे हो। मतलब आपने एक उनको इल्यूजन देना ट्रांसफॉर्मेशन का, हाँ, कि आपने अगर करा होता तो आप ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लेते कर अपने आप लेते, को। राइट। तो मैं इसके लिए ना एक बड़ा अच्छा एक चीज़ यूज़ कराती हूँ, जितनी भी सेल्स ट्रेनिंग देती हूँ, मैं चैट जीपीटी ऑन करवाती हूँ। जब भी मेरा कोई टीम मेंबर कस्टमर से बात कर रहा होता है, तो वो उसके अंदर सबसे पहले क्या करता है, कस्टमर से नाम लेता है, इनकम लेता है, उसका सैलरी ले लिया, प्रोफेशन ले लिया और उससे 2 प्रॉब्लम पूछ गई और अपना प्रोडक्ट उसमें डाल देता है कि आई एम फ्रॉम दिस कंपनी, आई हैव 1 कस्टमर, इसका इनकम लेवल ये है, इसकी 2 प्रॉब्लम है, ये जॉब चेंज करना चाहता है या अप्रेज़ल्स लेना चाहता है। प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो कि मैं इसको अपना ये प्रोडक्ट जो है एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पाइथन जो भी आप बेच रहे हो, मैं इसको कैसे सेल करूँ? तो चैट जीपीटी आपको बहुत क्लियरली बता देता है कि ये आपको 2 प्रॉब्लम बता रहा है कि मेरे को ये 2 प्रॉब्लम है, इसके प्रोफ़ेशन में, इसकी जॉब में ये 10 प्रॉब्लम और होती होंगी, आप उस पे डिस्कशन करो कि सर आपने तो मुझे 2 प्रॉब्लम बताई हैं कि आप बहुत टाइम से इस कंपनी में हो, प्रमोशंस नहीं हो रही हैं। आपने 2 ही प्रॉब्लम बताई, दूसरी प्रॉब्लम बताइए आपका इनकम बहुत कम है एज़ पर योर टेन्योर इन द कंपनी। 4 प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आप ही की कंपनी के अंदर ले-ऑफ्स भी होने शुरू हो गए हैं। वो मुझे नहीं नॉलेज है, वो मैंने चैट जीपीटी से नॉलेज लेके उस कस्टमर को बताया है कि तेरी कंपनी के अंदर ले-ऑफ्स भी शुरू हो गए हैं। कस्टमर इमीडिएटली खराब हो जाता है, हैरान हो जाता है कि भैया ले-ऑफ्स भी शुरू हो गए हैं। कब ले-ऑफ हुए? सर 2017 में पहला ले-ऑफ हुआ था, 2026 में दूसरा ले-ऑफ प्लान्ड है। मैं नहीं कह रही हूँ, आप आ जाओ गूगल पे सर्च कर लो। तो आप ना आज की डेट में इंटेलिजेंट बिहेव करो। कस्टमर को वो दिखाओ जो वो देखना चाहता है। मार्केट के अंदर पूरा डेटा अवेलेबल है। अगर कोई कहता है मुझे इतने पैसे की जॉब तो मिलनी नहीं, देखो 2 ही तरीके के कस्टमर आ रहे हैं मार्केट में। बिज़नेस वाले आते हैं, जॉब वाले आते हैं, राइट? जॉब वाले को अगर आप ये दिखा दोगे कि जो तेरी सैलरी इस टाइम तू ले रहा है और जो तेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मार्केट में इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं, बस तुझे ये 2 चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है? तो वो मान जाएगा क्योंकि आपने टेस्टिमोनियल्स दिखा दिए, डेटा दिखाया। लिंक्डइन पे डेटा अवेलेबल है, नौकरी पे डेटा अवेलेबल है, कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, गूगल पे अवेलेबल है, आप दिखाओ तो सही। सेल्स वाले कहाँ से शुरू करते हैं? प्रोडक्ट, ऑफर, बेनिफिट एंड डिस्काउंट। हम जो अपनी टीम्स को ट्रेन करते हैं या मैंने जो 28 साल में सीखा है, कस्टमर की प्रॉब्लम को जेन्युइनली आपको सॉल्व करना है। जब आप उसको बता रहे हो कि तेरा प्रोडक्ट कैसे अच्छा है, तो तेरे प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उसकी ज़िंदगी कहाँ चेंज होने वाली है, उसकी इनकम में क्या बढ़ोतरी होने वाली है, उसको कितनी जॉब ऑफर्स आने वाली हैं, वो भी तो बताओ उसको।
तो बेसिकली जब भी कस्टमर कुछ भी खरीदता है तो वो प्रेजेंट सिचुएशन पे ध्यान नहीं देता, उसको हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी पड़ती है कि आप फ्यूचर में क्या हो जाओगे हमारे जी। प्रोडक्ट लेने के बाद। जी, आपकी आगे की जर्नी क्या होने वाली है? ठीक आपको है। आपका फ्यूचर दिखाना पड़ेगा कस्टमर को, तब जाकर आपका कस्टमर जो है इमेजिन कर पाएगा। इसे स्टोरी टेलिंग कहते हैं सेल्स में। कैसे पता चलेगा कि ये जो कस्टमर है ये मेरे प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड है या नहीं है? देखो, जब आपने 5-6 ऑब्जेक्शंस कस्टमर्स के साथ रिबटल्स कर दिए कि सर आप मुझे बताइए कि आप मेरा इस प्रोडक्ट को क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं। बोलेगा कि मैं आपका प्रोडक्ट महंगा है। ठीक है सर, अगर मैं आपको डिस्काउंट दे दूं और सर्विसेज में थोड़ी गड़बड़ हो जाए या क्वालिटी ना मिल पाए, चलेगा? तो कस्टमर छूटते ही बोलता है नहीं नहीं, क्वालिटी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, सर्विसेज तो चाहिए। तो फिर दिक्कत कहाँ है सर? जब आपको पता है कि हम क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं और मार्केट में स्टैंड आउट कर रहे हैं, तो ये थोड़े से डिस्काउंट को छोड़िए ना। कस्टमर बोलता है कि वहां पर कस्टमर बोल देता है नहीं अभी मैं सोच के बताऊंगा। तो दैट मीन्स डिस्काउंट एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इशू नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछो कि सर क्या आपको चैलेंज क्या आ रहा है, आप मुझे बताना चाहेंगे? क्या प्राइस इशू है, क्या टाइम इशू है, या आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट आपको कैसे हेल्प करेगा? तो कस्टमर इन 3 चीजों पे जब आप बोलते हो ना, तो कस्टमर छूटते ही बोलता है हाँ मैं ये सोच रहा हूँ ये प्रोडक्ट मुझे कैसे हेल्प करेगा, राइट? तो टेस्टिमोनियल्स आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेल्समैन को मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस प्रोडक्ट को जिन जिन कस्टमर्स ने यूज किया ना, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनवा लो। उन कस्टमर से पूछो कि जब आपने ये प्रोडक्ट यूज किया था तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिले, आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, फाइनेंशियली आप कितने अमीर बने, या आपको इस प्रोडक्ट को यूज करने में कोई दिक्कत तो नहीं, हमारी टीम ने आपको कैसा सपोर्ट किया। आज की डेट में जब भी आप इंस्टा, यूट्यूब या लिंक्डइन खोलते हो तो आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स दिख रहे हैं, काफ़ी कंपनीज में लोग बोल रहे हैं। तो जहाँ आपने कस्टमर को एक दूसरे कस्टमर का टेस्टिमोनियल दिखाया ना वरुण, आपने कस्टमर को वहीं पे विन कर लिया। कस्टमर आपकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन जिसका आपने टेस्टिमोनियल दिखाया है कि एक कस्टमर, बूढ़े अंकल, फॉर एग्जांपल एक बूढ़े अंकल आए मेरे पास, यार मैं तो निधि जी अब कैसे कर पाऊंगा, मेरी तो एज भी नहीं है। भाई तुमने खुद इंक्वायर किया है, खुद कॉल किया है, और तुम अपने पे ही डाउट करो कैसे? तो रुको, मैं तुम्हें तुम्हारे ही जैसे लोग जो तुम्हारी एज के अंदर है आज कितना पैसा कमा रहे हैं सिर्फ अपने लर्निंग्स पे इन्वेस्ट करके, वो बताती हूँ। इमिडिएटली उसको 2 मैं टेस्टिमोनियल भेज देती हूँ ओल्ड एज लोगों के, जहाँ पे वो अंकल बोल रहे हैं कि मेरे को इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं ज़िंदगी में इस एज में भी कुछ सीख सकता हूँ, लेकिन मैं सीख चुका हूँ और आज मैं इतनी इनकम कमा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो जो दिखता है वो बिकता है। आपको अपने कस्टमर को टेस्टिमोनियल्स दिखाने हैं, मार्केट दिखानी है कि हम उनसे बेटर कैसे हैं, सर्विसेज की गारंटी देनी है, गूगल पे जाके अपनी रेटिंग्स दिखानी है। अगर ये 3-4 चीज़ें आपने कस्टमर को बता दी, इसमें से एक चीज़ भी बता दे तो कस्टमर विन हो जाता है। चलो इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है। ये तो आपने बता दिया कि कस्टमर इंटरेस्टेड है या नहीं है, जी। लेकिन अगर कस्टमर आया ही टाइम पास करने के लिए फिर तो वो कैसे पता चलेगा? हर कस्टमर, जब हमने इतनी चीज़ें उससे डिस्कस कर ली, हमने प्राइस डिस्कस किया, क्वालिटी डिस्कस की, हमने टेस्टिमोनियल्स दिखाए, डिस्काउंट्स ऑफर्स दिए, और उसके बाद भी कह रहा है कि देखते हैं, बताते हैं, तो हर कस्टमर, अगर सेल्स में 100 कस्टमर आपको मिले हैं तो मैक्सिमम कन्वर्जन जो किसी भी कंपनी में जाता है वो 20% जाता है। तो हमको पहले से ही पता है कि 100 कस्टमर आए हैं तो 80 कस्टमर सिर्फ टाइम पास करेंगे या आगे के लिए फनल है जो आगे जाके क्लोज होंगे। अभी वो विंडो शॉपिंग कर रहे थे, राइट? इसी को फनल एंड पाइपलाइन बोलते हैं। तो कोई भी सेल्समैन अगर रोज गल्ले पे बैठता है तो उसको भी ये बात पता है कि अगर मैं 100 से बात कर रहा हूँ तो मेरे 100 कन्वर्ट नहीं होंगे। इस 100 में से 20 मेरे नॉट इंटरेस्टेड जाएंगे, जो इंटरेस्टेड ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही आए थे देखने के लिए। 80 ऐसे कस्टमर्स होंगे जिसमें से 10 क्लोज हो जाएंगे, और 70 मेरे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो अगले महीने, अगले हफ्ते पाइपलाइंस, फॉलोअप्स का जो हमारा फनल होता है उसमें जाकर वो क्लोज होंगे। तो ऐसा नहीं है सेल्स में कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आज कस्टमर आया आज ही क्लोज हो जाएगा, या 100 कस्टमर्स दिए तो 100 के 100। मैंने अपने 28 साल के एक्सपीरियंस में कोई ऐसी फनल नहीं देखी। आई वर्क विद टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्फो एज, बड़ा बिजनेस, बड़ी बड़ी कंपनी से कहा, ऐसा कोई परफॉर्मेंस मार्केटिंग लीड आज तक नहीं बनी है कैंपेन जो 100 की 100 लीड कन्वर्ट करा दे। तो हमें तो पता ही है कि बहुत सारे कस्टमर्स जो है टाइम पास करने आएंगे, हमको अपने चेक्स पूरे करने हैं। एज एन इंटेलिजेंट सेल्स पीपल, यू गिव योर बेस्ट। आपको जो प्रोफाइलिंग करनी है, आपको जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, आपको जो रिबटल्स देने हैं, जो उसे मार्केट दिखानी है, वो क्या मिस करेगा अगर वो मेरा प्रोडक्ट नहीं ले रहा? अगर आपने ये सारे डिस्कशन कर लिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, वो कस्टमर आया ही घूमने था। अच्छा, कोई एग्जांपल दो जहाँ पे गलत कस्टमर को टारगेट करने से नुकसान हो गया।
तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास जैसे यूजुअली कस्टमर जो हैं, इसका एग्जांपल देती हूँ पॉडकास्ट का। आजकल ये पॉडकास्ट बहुत चल रहे हैं। तो एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग की लीड चली, एड चलाई, उसके अंदर एक कस्टमर आया, उसने बोला कि टीम मेंबर ने पूछा आपका क्या बजट है? उसने बोला मेरा 5,000 रुपए का बजट है और आप मेरा पॉडकास्ट करा दो। टीम मेंबर इंटेलिजेंट फटाफट बुकिंग कर दी उसकी, 5,000 रुपए का उसको स्लॉट दे दिया। अब उस टीम मेंबर ने ये नहीं पूछा कि आपको जो पॉडकास्ट करना है किसके साथ करना है, राइट? जब वो अपना पॉडकास्ट के लिए फाइनल आने लगा तो पता चला वो कह रहा है मैंने तो राज शमानी के साथ पॉडकास्ट करना था। तो कस्टमर भी इंटेलिजेंट और हमारा टीम मेंबर भी इंटेलिजेंट। तो इससे ये कनेक्शन पता चलता है कि कस्टमर क्या चाहता है और आपने उसको क्या बताया है। अगर ये मैच नहीं किया तो आपकी सेल्स की लीड भी वेस्ट गई, आपका टाइम भी वेस्ट गया और वो जो आपकी स्टूडियो बुकिंग थी वो भी वेस्ट गई। तो आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पहले जानना है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ वो क्या चाहता है उसको क्लियरली जान लो। अगर कस्टमर बोल रहा है कि मुझे सिल्क दिखाओ, अब एक और एग्जांपल देती हूँ। एक बंदा सेल्स की इस पे गया, कपड़े की शॉप पे गया, वहां पर जाके उसने बोला मुझे ना कपड़े दिखाओ, मुझे सूट देखने हैं। उसने बोला अच्छा ठीक है, सूट देखने हैं, कितने का सूट देखना है आपने? उसने बोला 2-3 हज़ार रुपए का सूट दिखा दो। वो उसको 2-3 हज़ार के सारे सूट्स ला के दिखा रहा है, सिल्क का भी जो मटेरियल होगा या जो कॉटन का मटेरियल होगा। उससे ये पूछा इन्हें उसे 2-3 हज़ार का सूट क्यों चाहिए और किस ओकेजन के लिए चाहिए? उसने बोला मेरी मदर की डेथ हो गई है, घर में लड़कियों को व्हाइट सूट पहनने हैं सबको। सो द पॉइंट इज कि इतनी देर एक दुकानदार ने कपड़े दिखाए, मैंने इसे कट शॉर्ट बताया है, 2-3 घंटे तक वो उसे कपड़े दिखाए जा रहा है और जो शॉप पे आया हुआ है वो बेचारा बोल नहीं पा रहा कि मेरी मदर की डेथ हुई है और हमें घर में वाइट कपड़े चाहिए। वो कह रहा है और दिखाओ और दिखाओ। तो हमारे को सेल्स में ऐसे बहुत कस्टमर दिखते हैं जो चुप रहते हैं। मतलब आपको कस्टमर से बुलवाना पड़ता है, बहुत बार बुलवाना पड़ता है। जैसे मैं बात कर रही हूँ सर, आपको पता है कि हम जो हैं ये सर्विसेज हम यहाँ रजिस्टर्ड हैं। सर हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये 4 बेनिफिट्स हैं। सर आपने हमारे यहाँ इंक्वायर किया था, बताएंगे आप क्या जानना चाहते थे? कुछ नहीं बस अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ। फिर मैंने बताना शुरू किया। तो कस्टमर्स इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। विद ऑल माई 28 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको इन्हें इंगेज करना पड़ता है। जब आप इंगेज करते हो और 4 क्वेश्चंस आप उससे पूछते हो तब वो ओपन होकर अपने दिल की बात या अपने माइंड की बात बताता है। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जो है हर एक को बेचो। अगर आप रॉन्ग कस्टमर को रॉन्ग बेचने की कोशिश करोगे तो आपका टाइम और आपकी लीड दोनों ही वेस्ट होएगी। जब मैंने कपड़े की दुकान का एग्जांपल दिया कि एक सेल्समैन जैसे ही कोई उसकी दुकान पे एंटर करता है सबसे पहले पूछता है कि किस ओकेजन के लिए चाहिए, किस प्राइस रेंज में चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए, राइट? हमारे यहाँ ये डिस्काउंट ऑफर्स इन कपड़ों पे चल रहे हैं, फ्रेश स्टॉक पे नहीं, क्या पहले उसमें से कुछ दिखाऊं? सो दिस इज द राइट ऑब्जेक्शंस एंड प्रोबिंग विच यू नीड टू डू। नहीं तो आप किसी को कुछ भी बेचोगे और इवेंचुअली लॉस ऑफ सेल है। राइट, प्राइस कम करके प्रोडक्ट की डील क्लोज करना, क्या ये स्ट्रेटेजी ठीक है? देखो मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट में डिस्काउंट देना पड़ रहा है तो दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट जो है रेड ओशन की तरफ मूव कर चुका है। अगर प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है तो प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देने का कोई फायदा नहीं होगा। क्वालिटी एंड सर्विसेज के ऊपर फोकस करो। क्या टर्म है रेड ओशन? रेड ओशन इज कि जब आपका वो प्रोडक्ट से रिलेटेड 1000 प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और आप एंटर कर रहे हो, राइट? 100 प्रोडक्ट मार्केट में आगे बढ़ चुके हैं, दुनिया खरीद चुकी है, इतने सालों से यूज कर रही है और आज आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतार रहे हो, राइट? तो आप लेट हो चुके हो, आप फास्ट मूवर नहीं हो, आप लेट हो चुके हो। तो अगर आप लेट हो चुके हो तो आपको डिस्काउंट दे के ऑफर्स चलानी पड़ेंगी। बट आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट अगर आपने एनालाइज कर लिया है, आपने कंपटीशन एनालिसिस कर लिया, रिसर्च आपने कर लिया कि मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपको दिखता है हाँ अभी मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट शुरू हुई है या आ रही है, ये थोड़े बहुत लोग कॉम्पिटिटर अवेलेबल है, दैट मीन्स आप सही टाइम पे मार्केट में एंटर कर रहे हो। अगर आपका प्रोडक्ट जो है अच्छा इन द सेंस कि मार्केट के अंदर वो एक्सेप्टेबल है, डिमांड में है, तो डिस्काउंट एंड ऑफर्स देने बंद करो। देने हैं डिस्काउंट एंड ऑफर, उसका भी मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, पर हर रोज हर महीने डिस्काउंट ऑफर मत दो। कस्टमर्स को पता चल जाता है कि इनकी हर महीने डिस्काउंट आती हैं,
इनके हर महीने ऑफर आते हैं, तो उससे क्या होता है ना, आपको जो डेली का गल्ला होता है ना, वो आपका रुक जाता है। कस्टमर वेट करता है कि जब आपका डिस्काउंट एंड ऑफर आएगा, तब वो कस्टमर आपके पास आकर खरीदेगा और वो 10 लोगों को और बताएगा। आपको डिस्काउंट ऑफर नहीं देने, आपको अपनी सर्विसेज पे ध्यान देना है। बट डिस्काउंट एंड ऑफर देने के लिए नाइका जो सेल लगाता है, अमेज़न जो सेल लगाता है, वो 2 सेल के एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। नाइका उन 3 या 4 दिन के अंदर अपनी पूरे 6 महीने की सेल करता है। अमेज़न पूरे साल की सेल जो है ना अपनी, वो अमेज़न सेल पे खत्म कर देता है, मतलब उतना रेवेन्यू कर लेता है। तो आपको ऑफर को भी सेलिब्रेट करना है। आप अमेज़न ने ऑफर्स को सेलिब्रेशन बना दिया यार। दुनिया में हर कोई बंदा अमेज़न सेल की वेट करता है। फेस्टिवल बना दिया। फेस्टिवल है, इट्स अ सेलिब्रेशन। नाइका सेल ऑफर देखो आप, मिंत्रा सेल ऑफर देखो आप। तो यू नीड टू, आपको कस्टमर को ये नहीं बताना कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। आपने एक सेलिब्रेशन मोमेंट बनाया है जहां हर कोई आकर एंजॉय कर रहा है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट ऑफर्स, हर चीज चल रही है, एक मोमेंट कैप्चर कर रहे हो आप। तो डिस्काउंट देना बंद कर दो, एक ऐसा सेलिब्रेशन मोमेंट बना लो जो आपका एक टाइम पीरियड हो साल का, जिसमें आप भी मार्केट में अपनी पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग लीडर कर सको या स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट कर सको। भैया यहाँ डिस्काउंट नहीं मिलते हैं। जब ऑफर टाइम आएगा, वो इनका अगस्त में आता है या नवंबर में आता है, कस्टमर उस चीज, तो तब तक वेट करोगे क्या? सो आपका तब वहां पे ये नेगोशिएशन वाला स्किल की थोड़ा सस्ता दो, आपका प्रोडक्ट महंगा है, ये किल हो जाता है। अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा वैल्यूएबल कैसे दिखाएं ताकि कस्टमर उसको परचेज कर ले? देखो, आपको आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले तो आपका एड इतना अच्छा होना चाहिए कि कस्टमर को एड में ही पता चल जाए कि आप मार्केट से कैसे बेटर हो। आपने काफ़ी सारी ऐसी एडवर्टाइजमेंट देखी हैं जिसमें बिना अपने कॉम्पिटिटर का नाम लिए हुए लोग बोल जाते हैं कि भैया हम ये चीज़ें कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट के ऊपर अमेज़न, फ्लिपकार्ट एंड ब्लिंकिट वगैरह कर रहे हैं। आप अमेज़न की एड देखो, मतलब माइंड ब्लोइंग एड बनाई है अमेज़न में कि हम 10 मिनट पे कॉम्पीट नहीं करते, हम कोई मिनिमम कैपिंग नहीं रखते हैं। अब उसने इसके अंदर ना ब्लिंकिट का नाम लिया, ना उसने फ्लिपकार्ट का नाम लिया, लेकिन ऐड के अंदर उसने ये बता दिया कि मैं 10 मिनट में आपको दूंगा, लेकिन मेरा कोई मिनिमम कार्ट वैल्यू नहीं है। सो यू हैव टू बी इंटेलिजेंट। कस्टमर ना आज की डेट में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। आप मेड्स देख लो, कुक देख लो, फैक्ट्री वर्कर्स देख लो, राइट? आप खुद को देख लो, आप जूनियर एम्प्लॉय देख लो, सीनियर एम्प्लॉय देख लो, बिजनेसमैन देख लो। बिजनेसमैन कंटेंट, बिजनेस का कंटेंट कंज्यूम कर रहा होगा, कर तो यूट्यूब पे रहा है, एड सारी यूट्यूब पे चलती है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स बने हुए हैं। पहले ज़माने में न्यूज़पेपर पे जाकर अपने आर्टिकल्स देने पड़ते थे, या आपको एक ऐड चलानी पड़ती, न्यूज़पेपर पे देनी पड़ती थी, हम ये माल, हमारा ये प्रोडक्ट है, इसके ये बेनिफिट्स हैं। वो कुछ नहीं है। आपको 30 सेकंड्स मिलते हैं कस्टमर को ये समझाने में कि मैं बेटर कैसे हूँ। वो 30 सेकंड्स की ऐड या एक टेस्टिमोनियल किसी और कस्टमर का कि मैंने ये यूज़ किया था, आज मेरे बाल अच्छे हो गए, ये हो गया, वो कस्टमर को सैटिस्फैक्शन दे जाता है। तो आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, टेस्टिमोनियल्स अच्छे बनाओ, एड कॉपी अच्छी बनाओ, अपने गूगल रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स अच्छी रखो और लिंक्डइन अच्छा रखो। कस्टमर अपने इन सारी जगह पे कस्टमर घूम रहा है आज की डेट में। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर इंटेलिजेंट है, वो हर जगह पे देख के। आप बताओ अमेज़न पे अगर आप मान लेते हैं कि टूथपेस्ट ऑर्डर कर रहे हो और वहाँ पे नया कोई ब्रांड आया है, तो रेटिंग हम पहले देखते हैं, यार ये नई ब्रांड है, पहले ये देखते हैं इसकी रेटिंग क्या है। सबसे पहले रेटिंग देखेंगे, फीडबैक देखेंगे। रेटिंग एंड फीडबैक देखते हैं ना। बिल्कुल। तो जब आप एक टूथपेस्ट खरीदते वक्त रेटिंग एंड फीडबैक देख रहे हो, तो अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आप उतार रहे हो या उसे और अच्छा करना चाहते हो, ऐसे 10 कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स तो रखो कि जगह जगह पे ये सुनाई दे रहा हो कि आपका प्रोडक्ट यूज करने के बाद उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइस, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया इसमें। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, एक अच्छी सेल्स पिच में ऐसे कौन से 3 पॉइंट्स हैं जो होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? कंसल्टेटिव सेलिंग में बोलती हूँ इसमें हमेशा, पूरी इस पिच को ही कंसल्टेटिव सेलिंग बोला जाता है। कंसल्टेटिव सेलिंग का मतलब यू आर अ कंसल्टेंट फॉर योर कस्टमर, यू आर नॉट अ सेल्समैन। कस्टमर आपसे अपनी क्लैरिटी लेने आया है, आप एज ए कंसल्टेंट उसे क्लैरिटी दोगे। तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज प्रोफाइलिंग, कस्टमर करता क्या है, इनकम क्या है और उसका कैटेगरी क्या है, बिजनेसमैन है, जॉब है, वर्किंग प्रोफेशनल है,
हाउसवाइफ है या स्टूडेंट है। ये अगर आप ऑनलाइन क्या बोलते हैं फॉर्म बना के भी डाल देंगे तो उसमें भी आपके पास सारी चीज़ें आ जाएगी, है ना? जी, जब भी आप पिच करने से पहले ही आपके पास सारी चीज़ आ जाएगी। तो स्क्रिप्ट होती है ये, हर सेल्समैन को ये स्क्रिप्ट मिलती है, कंपनी की तरफ से स्क्रिप्ट मिलती है। बट मैंने स्क्रिप्ट्स देखी हैं, स्क्रिप्ट्स बहुत वेग होती हैं, राइट, राइट। जिसमें कहानियां लिखी हुई हैं। आज के कस्टमर के पास टाइम ही नहीं है। एक सेल्समैन को 30 सेकंड मिलते हैं, कस्टमर या तो फोन रख देगा या 30 सेकंड की कॉन्वर्जेशन के बाद वो कॉल आगे जाएगी, क्योंकि किसी के पास भी टाइम, उस 30 सेकंड के अंदर आपको कस्टमर के अंदर वो जगाना है जो कस्टमर जानना चाहता है, ना कि आप वो बोलो जो कस्टमर से रिलेटेड ही नहीं है। तो आपका प्रोफाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर का, उसकी नीड बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अभी चाहता क्या है, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट है वो अभी कहाँ है, जाना कहाँ जाता है, कैसे जाएगा, वो आपका पार्ट है। जो 80-20 रूल के अंदर आप बात करेंगे, 80% कस्टमर बताएगा वो अभी कहाँ है, उसको जाना कहाँ है, और कैसे जाएगा। जब आपका 20% बोलने का टाइम आएगा, आप बताओगे कि इस प्रोडक्ट के थ्रू कैसे जाएगा तू। ये 80-20 प्रिंसिपल को एक बार ब्रेक डाउन करेंगे? 80-20 इज की जब आप सेल्स कॉल पे जाते हो, हर सेल्समैन को 80% कस्टमर को सुनना है और सिर्फ 20% बोलना है। तो अगर कॉल 1 घंटे की है, राइट, या 10 मिनट की कॉल है, तो 8 मिनट कस्टमर बोलेगा और बाकी के 2 मिनट आप तो बोलो। इसमें यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड हो जाता है कि एक सेल्स पर्सन को हमेशा गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा, मैंने अभी पूरी कॉन्वर्जेशन में एक ही बात बोली है कि सेल्समैन वही इंटेलिजेंट होते हैं जो कस्टमर को सुनते हैं। कस्टमर आपके पास सिर्फ क्लैरिटी लेने आया है और उसे क्या क्लैरिटी चाहिए वो 80% कॉल में बोलता है। अगर आपने उसे बोलने नहीं दिया तो आप कभी नहीं जान पाओगे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत सारे सेल्स पर्सन होते हैं वो अपनी कहानी बताने लग जाते हैं, सब कुछ बता रहे हैं, वो ये हमारा प्रोडक्ट ये वो। एटलीस्ट जानना चाहिए कि कस्टमर क्या चाहता है, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं। करेक्ट। जितना कम बोलोगे और उसको जितना ज़्यादा बोलने दोगे, उतना ज़्यादा आप उस इंसान के बारे में, उस कस्टमर के बारे में जानोगे कस्टमर अपनी और इजी नीड हो खुद जाएगी आपके लिए बताता है। उसके। उस कॉन्वर्जेशन में कस्टमर अपने दर्द खुद बताता है, कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट खुद बताता है। अगर आप अच्छे लिसनर हो तो कस्टमर आपके आगे सारी बात बता के जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फॉलो अप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों जी, को, जी। वो बार बार फॉलो अप करने लग जाते हैं जिसकी वजह से कस्टमर ही परेशान हो जाता है और फिर वो ब्लॉक कर देता है नंबर। तो आपके हिसाब से फॉलो अप कितनी बार करना चाहिए? देखो, 7 टच पॉइंट्स होते हैं कस्टमर के। 7 बार आप टैप करते हो कस्टमर को जब कस्टमर आपसे इंक्वायर करता है। फर्स्ट डे आप बात करते हो, थर्ड डे आप बात करते हो, 7th डे आप बात करते हो, 15th डे बात करते हो, एंड 21st डे बात करते हो। इस पूरे साइकिल के बाद अगर आपका पेमेंट नहीं आया तो उस कस्टमर को छोड़ दो, क्योंकि इतने दिन बात करने के बाद कस्टमर जो है नहीं ले रहा, तो वो आपका कस्टमर था ही नहीं। दूसरा, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर, सीआरएम ऑटोमेशन, राइट। आज की डेट में जब आप कस्टमर से बात करते हो तो सीआरएम में कस्टमर की डिटेल्स एंटर करते हो। सीआरएम में आज की डेट में ऑटोमेशन है जिसमें सीआरएम अपने आप आपको पॉपअप देता है कि इस कस्टमर का कॉल बैक है, फर्स्ट डे आपकी बात हुई थी और थर्ड डे है, आज आपको इसको कॉल करना है, और वो कॉल की पूरी समरी देता है कि लास्ट आपकी कस्टमर से क्या बात हुई थी और आज आपको कस्टमर से क्या बात करनी है। तो एआई ने आज की डेट में सेल्स वालों की जॉब इतनी इजी बना दी है। अगर सीआरएम में ऑटोमेशन लगा दिया है तो आपके टीम मेंबर को डिसाइड नहीं करना कि मुझे इसे कब कॉल करना है। सिस्टम आपको ऑलरेडी ऐसा डिजाइंड है कि जब भी किसी कस्टमर से बात की और उसका डिस्पोजिशन कॉल बैक आया या कोल्ड आया, तो हर डिस्पोजिशन के अंदर सीआरएम के ऑटोमेशन को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इतने इतने दिन बाद ये कस्टमर जो है ऑटोमेटिकली डायल होगा और टीम मेंबर के सामने ये पॉपअप आएगा कि आज इससे बात करनी है। ये बहुत इजी तरीका बता दिया आपने, जी। तो ये लोग कर सकते हैं इस चीज को, सीआरएम बहुत ऑटोमेशन easily कर सकते बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आज की डेट में। हैं। और ये आजकल तो शायद हर बड़ी कंपनी यही कर रही है, आई थिंक, इस चीज को सब include। कर रहे हैं। सीआरएम ऑटोमेशन के ऊपर आप बात करो तो 5-7 हजार रुपए से शुरू हो जाता है। लोग अपने खुद के सीआरएम ऑटोमेट कर रखे हैं लोग, अच्छा। नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ऐसा बहुत बार होता है कि ना जो सेल्स पर्सन होता है वो कस्टमर के साथ ना इमोशनली है ना अपने आप को जोड़ जोड़ देता है कि मैंने इतना टाइम दे दिया है, अब कैसे छोड़ दूं मैं इसको। वो छोड़ता ही नहीं फिर उसको। अब क्या है, कस्टमर का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, अब वो 1 महीना हो गया है, 1 महीने तक आप फॉलो अप कर रहे हो, वो नहीं कर रहा है, सेल्स पर्सन भी लगा हुआ है। तो ये जो एकदम लगे रहना, ये अच्छी टेक्निक है
या बहुत बेकार चीज है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लगे रहने से बोला जाता है कि आप लगे रहो, सेल्स क्रैक हो जाएगी। बट आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? आज के ज़माने में अगर 20 दिन 21 दिन कस्टमर के साथ आप लगे हुए हो ना, और अगर वो जेन्युइनली एक बायर है जो खरीदना चाहता है, कोई 21 दिन तक वेट नहीं करता। आप बताओ, अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदना है, क्या आप 21 दिन तक सोचोगे कि मेरे को इस प्रोडक्ट को लेना है या नहीं? 21 दिन तक आप टल्ला दोगे किसी को लेना है या नहीं? आप सेकंड थर्ड कॉल पे ही बोल दोगे, यार मैंने सोचा तो था लूंगा, पर अब मुझे नहीं लग रहा मैं लूंगा, मैं बाद में देखूंगा, अगले महीने देखूंगा। क्यों लगे हो भाई? क्यों लगे हो? मतलब कस्टमर को बार बार फॉलो अप करना, आप अपने प्रोडक्ट को डिमीन कर रहे हो उसके सामने। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी कंपनी में सिर्फ एक ही कस्टमर है, वो तू है, राइट? इसलिए मैं तुझे बार बार कॉल करता हूँ। क्या आपकी कंपनी में आपकी सेल्स टीम के पास सिर्फ एक कस्टमर है या 10 कस्टमर हैं जिनको वो कॉन्टिन्यूसली फॉलो अप करे जा रहे हैं? तो आपके पास 3 तरीके के कस्टमर्स होते हैं जो आपकी टीम को हमेशा फॉलो अप में रखने चाहिए। कोल्ड कस्टमर जो कहते हैं हाँ बताएंगे, रिंगिंग कस्टमर जिनसे आज तक कनेक्ट ही नहीं हो पाया, कॉल डिस्कनेक्टेड कस्टमर जिन्होंने सुबह शाम में कभी कॉल किया कॉल काट ही देते हैं, राइट? और चौथा कस्टमर होता है जिससे हमारी बात हुई है और वो कह रहा है कि ठीक है जब टाइम मिलेगा मैं देख लूंगा, आप तब बात करना। अब इन्हीं तरीके के कस्टमर हैं। अब आप कौन सा ऐसा कस्टमर है जिसे बार बार कॉल करे जा रहे हो? कस्टमर तो आपको डेट खुद देता है, टाइम खुद देता है, खुद सिग्नल देता है कि मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, 1 महीने बाद बात करना, तो क्यों कॉल कर रहे हो बार बार? सो ये इंटेलिजेंस जो है ना, आप लीडर्स का काम है। जब आप सेल्स ट्रेनिंग दो तो अपने टीम मेंबर्स को स्पेसिफिकली ये बताओ, तेरी 9 घंटे की शिफ्ट के अंदर तुझे इन कस्टमर से बात करनी है, एंड नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर को तुझे टच नहीं करना है। जिसने कॉल बैक का टाइम दिया है कि मुझे 6 दिन बाद कॉल करना, तो आपको 6 दिन बाद ही बात करनी है। सिस्टम ऐसा ऑटोमेटिकली डिज़ाइन करो जिससे 6 दिन बाद ही कॉल लगे और ऑटोमेटिकली टीम मेंबर के पास पॉपअप हो कि ये तेरा कॉल बैक है आज का। रिंगिंग कस्टमर के ऊपर ऑटोमेटिकली डायलर हमारे पास होता है जिसमें ऑटोमेटिकली डायल हो रही होती है कॉल, और अगर डायलर नहीं है तो आपको 4 बार अटेम्प्ट करना है अपने रिंगिंग कस्टमर को, उसके बाद उसे छोड़ देना है, यानी रोज बजाए जा रहे हो। और रिंगिंग कस्टमर्स जो होते हैं ज़्यादातर वो कस्टमर्स होते हैं जो 10 से लेकर 7, जब आपको ऑफिस आ रहा है दैट मीन्स वो भी प्रोफेशनल, वो भी 10 से 7 में फ़ोन नहीं उठाता। तो ऐसे कस्टमर्स को या तो आप 10 बजे से पहले कॉल करो या 7 बजे के बाद कॉल करो, कस्टमर फ़ोन उठा लेता है। तो डिफरेंट तरीके के डिस्पोजिशंस हैं जो एक कस्टमर की पूरी जर्नी बताते हैं कि ये कॉल उठाने वाला कस्टमर है, ये नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर है, इसने कॉल बैक दे रखा है, इसने बोला है 2 महीने बाद देना, घर में शादी है। तो कस्टमर तो खुद बता रहे हैं ना, आपको फॉलो अप किसको करे जा रहे हो आप? बिल्कुल। अच्छा, इससे रिलेटेड ना बहुत पुरानी कहावतें हैं, बहुत फनी कहावतें हैं। एक तो है कि सेल्समैन असली वही होता है जो गंजे को भी कंघी बेचता है। आपके हिसाब से कहावत कितनी गलत है, कितनी सही है? नहीं, गंजे को कंघी नहीं बेचनी है, मेरे हिसाब से गंजे के बाल उगा दो आप, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा आपके प्रोडक्ट में दम के लाएगा। क्योंकि आज का ज़माना वो नहीं रह गया कि कहते हैं ना जितनी चादर उतने पाँव। अरे चादर बड़ी करो ना अपनी, क्यों हम अपने पाँव छुपा के रखें कि हमें इस चादर में ही फिट होना है? बड़ी चादर ले लेंगे। सो द पॉइंट इज ये सारी चीज़ें बकवास हैं। अब आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है, हमें किसी भी गंजे को कंघी नहीं बेचनी है। अगर गंजे के सिर पे बाल आ सकते तो बाल उगा दो, उसको कंघी बेच के क्या चूना लगाना है क्या उसको? आपके आज की डेट में कोई ऐसा प्रोडक्ट पहले नहीं की है। सेल्स तो चूना ही चलता था, पहले चूना तो ही लगा रहे थे सारे कि कुछ भी बेच रहे हैं, पुश सेल कहते पुश थे सेल उसे, बोलते हैं उसे। जहाँ बेचे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। वरुण, आज के ज़माने में आप बात करते हो अगर अच्छी कंपनीज में, सेल्स पीपल आर कंसल्टेंट्स, दे आर नो टाइटल्स दे दिए गए हैं कि सेल्स एसोसिएट नहीं दिया गया, काउंसलर्स नाम दिया गया उनको। हमारी कंपनी में भी, बिकॉज आई एम अ सीईओ इन अ कंपनी, मैंने किसी को सेल्स में मैं बोलती नहीं कि दे आर सेल्स काउंसलर, हमेशा इंट्रोडक्शन दिया जाता है प्रोडक्ट हेड या हमारे काउंसलर्स आपको कनेक्ट कर लेंगे। भाई तुम प्रोफेशन ही हमने चेंज कर दिया ना। मार्केट में आपका कस्टमर आज की डेट में कंसल्टेंट मांग रहा है जो मुझे गाइड करे कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, क्या बेटर है। उसको गंजे को कंघी बेचने वाला सेलू नहीं चाहिए, वो क्रेडिट कार्ड कंपनीज में होता है, सर हम यहाँ से बात कर रहे हैं, एसबीआई से बात करो, 2 मिनट में कॉल कट होती है, नहीं चाहिए भैया। सो यू नीड टू डिसाइड कि आपको अपनी कंपनी की जो सेल्स टीम है उसको एज ए काउंसलर इंट्रोड्यूस करना है या आपको गंजे को कंघी बिकवानी है। ये फाउंडर का विजन होता है
कि मेरी सेल्स टीम कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, मार्केट में जो नहीं हो रहा वो बताएगी कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आप उस विजन से काम करते हो तो आप बहुत लंबे समय तक अपना बिजनेस चला लोगे। और आज सब बेच के आज इकट्ठा कर लूं तो भाई 6 महीने 8 महीने में आप खत्म हो और आपका धंधा बंद हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है, सेल मी दिस पेन। अगर आपको सेलेक्ट होना है, अगर आपकी सेल्स अच्छी है तो उसको एनालाइज करने के लिए सेल मी दिस पेन। तो ये आपके हिसाब से ये जो टेक्निक है जानने की कि उसकी सेल्स अच्छी है बकवास टेक्निक है। हाँ, बताऊं क्यों? क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट ना, ये जो सेल मी दिस पेन, सेल मी एनीथिंग इन दिस रूम, ये मैं 28 इयर्स पहले एक्सेल में एक्सेल में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। हर एम्प्लॉय आज की डेट में, कैंडिडेट बोल रही हूँ, जब इंटरव्यू के लिए आता है तो वो सब प्रिपेयर करके आता है। वो इतनी यूट्यूब वीडियो देखकर आता है ना, सेल मी दिस पेन, सेल मी दिस पेन, वो आपको बेच के ही जाएगा। आप बजाय इसके, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, ये सेल मी दिस पेन मत करवाओ। हमें उनको मॉक उसके ऊपर लेके जाना चाहिए जहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस हो रहे हैं, राइट। उसमें क्या होता है ना, एनालिटिकल पता चलता है कि इसको कितना सिनेरियो। सो आपके पास 4 लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं, उन्हें एक सिचुएशन दो। एक सिचुएशन दो कि एक कस्टमर जो है उसके पास पैसे नहीं है अभी, बट वो आपके प्रोडक्ट की इंक्वायरी के लिए आया है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट की इंक्वायरी के लिए आया है, 4 टीम मेंबर उसे बेचने की कोशिश करेंगे। एक टीम मेंबर पुशी होके बेचेगा, एक टीम मेंबर उससे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ठीक से करेगा, एक टीम मेंबर कंसल्टेटिव सेलिंग करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट समझ के उसको प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, एक जो है वो डिस्काउंट ऑफर देगा। अब आप बताओ आपको क्या, कौन सा वाला बंदा चाहिए? आपने सिनेरियो दिया है कि ये बंदा है, कस्टमर आया है आपकी कंपनी में और ये प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, इसके पास पैसे नहीं है। अब जिसके पास पैसे नहीं है और उन चारों में से जो उसको कन्विंस कर गया, आपके लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट वो है। क्योंकि अगर उसने उस कस्टमर को बिना बिना पैसे के कन्विंस कर लिया, दैट मीन्स उसने कस्टमर की प्रॉब्लम जानी होगी, कस्टमर को अपना प्रोडक्ट अच्छे से समझाया होगा। अगर उसके पास अभी पैसे नहीं है तो हमारे पास क्या क्या पेमेंट ऑप्शंस हैं वो बताए गए होंगे और कस्टमर को विन किया होगा। तो आप वो सेल मी दिस पेन और मॉक इंटरव्यूज से दूर हो जाओ। अब ये सब स्क्रिप्टेड हो चुका है। आज की डेट में रोल प्लेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी सेल्स टीम में लोगों को हायर करो, रोल प्ले कराओ, उन्हें ऐसा ऑब्जेक्शन दो जो आपकी कंपनी के अंदर आता ही आता है, जहाँ आपकी एम्प्लॉयज जो हैं वो बताते हैं कि सर कस्टमर बोल रहा है हमारे पास टाइम नहीं है, कस्टमर बोल रहा है हमारे पास पैसा नहीं, कस्टमर बोल रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट महंगा है। ऐसे रोल प्लेस के क्वेश्चंस थ्रो करो जो नए टीम मेंबर्स इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। अब उन्हें बोलो ऐसे में आप कैसे हैंडल करोगे, आपको वहीं पता चल जाएगा उसको कितनी नॉलेज है। राइट। एंड आई थिंक ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा मतलब गलत क्वेश्चन है। हाँ, सेल मी दिस पेन, अगर मुझे पेन चाहिए ही नहीं तो कोई मुझे बेच ही नहीं सकता। करेक्ट। आप आपको अगर कोई बोले कि सेल मी एनीथिंग फ्रॉम दिस रूम, मुझे चाहिए नहीं, इस रूम में जो भी पड़ा है मेरे पास सब कुछ है, मुझे चाहिए नहीं, मैं क्यों लूंगा? चाहिए नहीं। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको अपना करेक्ट एग्जैक्ट कस्टमर आपको जानना जरूरी है कि उस कस्टमर को चाहिए आपका प्रोडक्ट, ये नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो उसको बेच के फायदा ही नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। कर रहे हो। और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है कि आज की डेट में जो कस्टमर्स है ना, वो खुद भी ये फालतू की बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं। मतलब जो, सॉरी कस्टमर्स कह रही हूँ, आज के डेट में हमारे लेवल पे या हमारे मैनेजर्स भी जो मेरे नीचे जूनियर हैं, वो भी यही बात बोलते हैं, मैम बकवास कर रहा था इंटरव्यू में, मैम कुछ भी बात नहीं कर रहा था, स्क्रिप्टेड बात कर रहा था। इसीलिए आपकी कंपनीज में जो इंटरव्यू में आपका सुपर हीरो बंदा होता है, वो आपकी कंपनी में आके फेल क्यों होता है? इंटरव्यू का सुपर हीरो, आपका जो सुपर हीरो होता है इंटरव्यू में, वो फेल इसलिए होता है क्योंकि उसने सिर्फ आपका इंटरव्यू क्रैक किया होता है, उसने आपकी कंपनी में अभी जो कस्टमर ऑब्जेक्शंस दे रहा है वो हैंडल नहीं किए होते, उसको पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, तो वो सिर्फ आपका इंटरव्यू का सुपर हीरो है, अंदर आकर वो फेल हो जाता है। तो यू हैव टू मेक अ मैकेनिज्म, ऐसा आपको इंटरव्यू प्रोसेस बनाना है जो आपकी एग्जिस्टिंग टीम जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम जूझ रही है अभी, मॉक इंटरव्यू के अंदर रोल प्ले कराओ कि आपके पास एक कस्टमर है, इसको महंगा प्रोडक्ट लग रहा है, आप कैसे बेचोगे? 4 लोगों को खड़ा कर दो, वो बताएंगे आपको। वहां से उनकी सेल्स स्किल्स पता चलेंगे कि कौन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, कौन जो है वो सिर्फ डिस्काउंट दे रहा है, कौन जो है जो सिर्फ पुशी सेल करता है। आपको अपना राइट बच्चा या अपना जो स्टूडेंट है या आपका कैंडिडेट है, आपको खुद मिलेगा जब आप ऑडियंस बन के रोल प्ले देख रहे होगे। वो लोग आकर आपका काम अच्छे से करके जाएंगे। इंटरव्यू क्रैक करना आज की डेट में ऐसी बात है, रोल प्ले क्रैक करना बहुत मुश्किल है। बहुत सही बात है। अच्छा, B2B और B2C सेल्स में अप्रोच कैसे डिफरेंट होती है?
ठीक है, तो B2B इज बिजनेस टू बिजनेस एंड B2C इज बिजनेस टू कस्टमर। राइट। B2B में आप जो अपना माल बेचते हो वो आप कस्टमर को नहीं बेच रहे हो, कंपनी को बेच रहे हो, किसी ऐसे इंसान को बेच रहे हो जो बल्क में लेना चाह रहा है, राइट, बिजनेस का मॉडल पे लेना चाह रहा है। B2C के अंदर आप डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हो, आपने कॉल किया, आप डायरेक्ट कस्टमर से बात कर रहे हो। B2B में आप अपना प्रपोजल बेचते हो कंपनी को, और जो उस पे अप्रूवल देने की अथॉरिटी होती है या तो HR होता है या कोई और होता है। तो दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि आप इंडिविजुअल को बेच रहे हो और वहाँ कंपनी टू कंपनी बेच रहे हो, ये फर्क पड़ता है। और यहाँ पर डायरेक्ट अथॉरिटी अप्रूवल की कस्टमर खुद दे रहा होता है, और वहाँ पर बिजनेस के अंदर उन्होंने जिसको अपॉइंट कर रखा होता है, अथॉरिटी यूजुअली HR होते हैं या सेल्स के बिजनेस हेड होते हैं, वही इस पे अप्रूवल दे पाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे हर किसी को हेल्प कर रहा है, तो एक बिजनेस के लिए ब्रांड बिल्डिंग कितना इम्पोर्टेंट है फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन? देखो, ब्रांड बिल्डिंग के बिना तो आपको कोई जानेगा ही नहीं ना। या तो आप अपने प्रोडक्ट को अपना ब्रांड बना लो, या आप अपनी आइडेंटिटी को अपना ब्रांड बना लो। फॉर एग्जाम्पल, जो कोचेज हैं, जो बिजनेस के कोचेज हैं, उन्होंने अपने नाम को अपना ब्रांड बना रखा है। राहुल जैन, राहुल मलोडिया, संजय कुतुरिया, इन्होंने अपने नाम को अपना ब्रांड बना रखा है, राइट। अब जो प्रोडक्ट अच्छा बेचते हैं या जिनको प्रोडक्ट को अपना, जैसे कोहली का एग्जांपल देते हैं। कोहली, कल मैंने एक वीडियो डाली, कोहली ने 18 क्यों लॉन्च किया? क्योंकि कोहली को 18 के थ्रू, 18 नाम के थ्रू वो 10 ब्रांड के साथ एसोसिएट हो सकता है। खाली विराट कोहली डालता तो एक आधी ब्रांड के साथ एसोसिएट हो सकता था। तो यू नीड टू नो योर विजन। अगर आप अपने आप को ब्रांड नहीं बनाओगे, मैंने फिर बोला, हमारे ज़माने में, जो मेरा ज़माना था, तब मम्मी पापा न्यूज़पेपर पढ़ाया करते थे। रोज़ सुबह हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे या स्कूल से आके पढ़ते थे। आज के ज़माने में आपको बिना बोले आपके बच्चे, मेड, ड्राइवर, फैक्ट्री वर्कर्स, एवरीबडी इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड इंस्टा। तो अगर आप, जहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा ऑडियंस अवेलेबल है, अगर आप वहाँ दिख ही नहीं रहे हो और आपका कोई कॉम्पिटिटर दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको जानेगा कौन? तो ब्रांड कंटेंट के थ्रू वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप अपने प्रोडक्ट को किंग बना लो, चाहे आप अपने आप को प्रोडक्ट बना के किंग बना दो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज ए किंग बनना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट का फेस वैल्यू बनना चाहते हो, तब आपको कंटेंट के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जहाँ पे लोगों को आप पे विश्वास हो। अकॉर्डिंग टू यू, किस टाइप का कंटेंट एक बिजनेस को डालना चाहिए? देखो, वो कंटेंट डालना चाहिए जो उसके प्रोडक्ट की पूरी सर्विसेज, क्वालिटी एंड उनके कस्टमर्स को उससे क्या हेल्प होने वाला, उसके सारी वीडियोस डालनी चाहिए। कि हमारी कंपनी में मान लेते हैं एक पेस्ट है, राइट, तो पेस्ट जो है वो कैसे लोगों की लाइफ में चेंजेस ला रही है। किसी के दांत खराब थे, वो बता रहा मेरे दांत ठीक हो गए, ठंडा लगता था अब लगना बंद हो गया। टेस्टिमोनियल। बूढ़े बोल रहे हैं कि हमारे जो दांतों में प्रॉब्लम आती थी अब आनी कम हो गया। सो आपका प्रोडक्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है मार्केट के अंदर, वो कंटेंट आपको बार बार छोटे छोटे पीसेस के अंदर, शॉर्ट्स के अंदर, वीडियोस के अंदर, कंटेंट के अंदर डालना है। बिकॉज बेसिकली आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिना ब्रांड क्रिएट किए, कंटेंट मार्केटिंग किए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग किए, बिजनेस चल ही नहीं रहा। कोई एक ऐसा बिजनेस नहीं है जो चल रहा हो। क्योंकि नॉर्मली ब्रांड्स क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे एजेंसीज को भी देखा है जो ब्रांड्स के लिए काम करती हैं, वो पैकेज भी ऐसे देते हैं कि वीक में 4 हम पोस्ट डाल देंगे, क्रिएटिव्स डाल देंगे, एक रील डाल देंगे। इससे तो कोई ब्रांड बिल्डिंग होगी ही नहीं। जी, एक ब्रांड को बिल्ड करने के लिए, जैसे हम अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, करेक्ट, हम अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने के लिए डेली की एक वीडियो पर्टिकुलरली डालते हैं कि जी, हमें इस टाइम पे हमारी ऑडियंस एक्टिव है, हमें इस टाइम पे डालना ही डालना है। करेक्ट, एक तरीके से हमारा वर्क है ये, ठीक करेक्ट, है। अब वैसे ही अगर ब्रांड भी इस चीज को एज अ वर्क लेके चले कि उनको अपने आप को लोगों के सामने दिखाना है, और क्या दिखाना है कि भाई वो प्रिपेयर, अगर कोई भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी कैसे वो प्रूव कर रहा है ब्रांड, ठीक है, वो ऑथेंटिसिटी दिखानी है। आपने बताया टेस्टिमोनियल्स दिखाने हैं, प्रिपेयरिंग भी दिखानी चाहिए कि कैसे इस प्रोडक्ट को प्रिपेयर किया जा रहा है, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। इसमें क्या चीजें हम यूज अगर कर वो रहे कोई हैं। फूड आइटम है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो ईटेबल है, तो उसको बनाते हुए कितना हाइजीन करेक्ट, का मेजर रखा करेक्ट, हुआ है, तो वो हाइजीन सब की, कुछ देखा जाए तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आती है, और एक ट्रस्ट बिल्ड ट्रस्ट होता है, बिल्ड होता है राइट। कस्टमर्स और
एक ब्रांड के बीच में, राइट? प्लस ओनर को, जो कंपनी का फाउंडर है, उसको अपना विजन बहुत क्लियर करना चाहिए बार बार। मामा अर्थ ने बार बार अपना विजन क्लियर किया कि मेरे बच्चों के लिए जब मैं कुछ ढूंढने गई तो मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने मामा अर्थ बना दिया। शुगर कॉस्मेटिक वाली बोलती है कि मैं लिपस्टिक ढूंढ रही थी, मुझे कोई लॉन्ग लास्टिक लिपस्टिक नहीं मिली, मैंने लिपस्टिक बना दी। सो पॉइंट इज कि आपके फाउंडर का विजन, जो आपका बिजनेस है, उसकी भी एक स्टोरी लोगों को आनी चाहिए कि वाई योर प्रोडक्ट, ये बना कैसे, सोच कहाँ से आई। आज की डेट में जिस दिन मैं अपनी इंस्टा एंड यूट्यूब पे अपनी पर्सनल लाइफ की एक फोटो भी डालती हूँ, उस पर हजारों लाइक आ जाते हैं, बिकॉज लोग, बिजनेस फाउंडर, कंटेंट क्रिएटर्स, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, इनका विजन जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं ये है कौन, किसने ये प्रोडक्ट बनाया है, ये है कौन जिसको हम सुन रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी खुद की अथॉरिटी ऑन सोशल मीडिया, आपके प्रोडक्ट की अथॉरिटी ब्रांड बिल्डिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। पहले फाउंडर्स को कोई ज़्यादा जानता नहीं था। शार्क टैंक आने के बाद लोगों को पता चला कि इतने बड़े बड़े फाउंडर्स हैं और उनके नंबर्स इतने ज़्यादा बड़े हैं, 1000 करोड़ 2000 करोड़। करेक्ट। अभी आपकी भी 200 करोड़ की कंपनी हो चुकी है, जी ठीक है? आपने जीरो से स्टार्ट किया 200 करोड़ की कंपनी तक, ठीक है? अगर कोई पर्सन जो कि स्टार्ट करना चाहता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो आज के टाइम पे, इस टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट उसको चूज करना चाहिए? किस तरीके से अपना विजन उसको प्रिपेयर करना चाहिए कि वो 100 करोड़ की कंपनी बना लेगा, ठीक है? तो इसके पीछे का मेरे को एक बार बैकग्राउंड बताओ कि वो बिल्डिंग कैसे बनाई जाए, एक बेस कैसे रखा जाए। जी, देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आप अगर फाउंडर हो तो आपको किस चीज की नॉलेज है। अगर आपके पास, जैसे कोहली को फिटनेस जीता था वो, तो उसने क्या अपना चूज किया प्रोडक्ट, 1-8 चूज किया, 1-8 वर्ल्ड फिटनेस उसने यूज किया, योगा सेंटर्स यूज किए, तो वो उसकी ब्रांड जो है, जो वो जीता है, उसने उसको ही मार्केट के अंदर लेके गया, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस है, वो उसको रोज जीता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि मैं किस चीज में एक्सपर्ट हूँ। क्या मेरे को एजुकेशन की नॉलेज है, क्या मुझे कंटेंट की नॉलेज है, क्या मैं कोई दंत मंजन बना सकता हूँ, मैं ऑर्गेनिक फूड बना सकता हूँ, मैं दूध बना सकता हूँ। यू हैव टू डिसाइड द प्रोडक्ट जो आपकी कैपेबिलिटी से मैच करता है, बिकॉज जिस दिन आप प्रोडक्ट या कोई कंपनी लॉन्च करोगे, पहला सेल्समैन आप होगे, उसके बाद आपकी कंपनी में कोई बंदा आएगा, राइट? तो अपने प्रोडक्ट के ऊपर पहले वर्क कर लो। अगर आपको जिस भी चीज की नॉलेज और आप कन्विंस्ड हो कि मुझे ये प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना है, उसका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर लो, आप मार्केट रिसर्च कर लो, आपको लगे कि मार्केट राइट फिट है, इस टाइम पे एंटर कर सकते हैं इस प्रोडक्ट से, तब आप प्रोडक्ट के साथ एंटर करो। प्रोडक्ट के साथ एंटर करने के लिए 2 चीजें आपको चाहिए होंगी, एक कस्टमर चाहिए होगा और उसको बेचने के लिए सेल्स टीम चाहिए होगी। छोटे छोटे अमाउंट पे अपनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड अवेयरनेस कैंपेन करो, जो लीड आए उसको 2-3 छोटे छोटे, 1 टीम मेंबर, 2 टीम मेंबर। मैं तो बल्कि फाउंडर्स को ये बोलती हूँ कि जब तक आपकी कंपनी में पहली सेल क्रैक ना हो जाए, 10 सेल क्रैक ना हो जाए, थोड़ा गल्ला ना आ जाए, भाई यू आर दी बेस्ट सेल्समैन। आप खुद सेल करो ना अपने प्रोडक्ट को, आपने लीड लगाई है, आप कस्टमर से बात करो, प्रोडक्ट सेल करो। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि लीड कैसी आ रही है, आपको पता चलेगा आपका कस्टमर मार्केट में आपसे मांग क्या रहा है, या आपके प्रोडक्ट को लेके क्या क्या ऑब्जेक्शंस मार्केट में आ रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को भी ठीक कर सकते हो। तो ये 2-3 चीजें आप करोगे तो आप शुरू से स्टार्ट कर सकते हो। 1 महीना आपने अपना, जो भी आपके पास गल्ला था, इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, आपने उससे अपना बिजनेस शुरू किया और आपने देखा मैंने इतना लगाया और इतना कमाया। अब आप इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करनी शुरू करो कि अगले 2 महीने में, 3 महीने में, अगर इस महीने मैंने 10 लीड ली थी और 10 लीड से मैंने, मान लेते हैं 10,000 रुपए कमाए हैं, तो अगले 2 महीने में अगर मैं इस 10 लीड को 100 कर देता हूँ तो मेरा कितना पैसा लगेगा। और अगर मैं 100 कर देता हूँ तो अगर 10 में से 2 कन्वर्ट हुई तो 100 में से मेरी कितनी 20 कन्वर्ट होंगी, तो उससे मेरा क्या रेवेन्यू आएगा। अब 100 लीड को कॉल करने के लिए, जहाँ 10 लीड को कॉल करने के लिए 1 बंदा चाहिए था, अब 100 लीड को कॉल करने के लिए मुझे कितने लोग चाहिए, कम से कम मुझे उसके अंदर 3 से 4 लोग चाहिए। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट डेटा एंड साइंस एंड स्ट्रैटेजी। यू नीड टू सिट एंड थिंक एंड डू अ कैलकुलेशन। इतना लगाने से इतना आ रहा है, इतना लगाऊंगा तो इतना आएगा, राइट? इसको पहले 2 लोग कॉल करते थे,
इतना डेटा था कि 2 लोग कॉल करते थे, अब इतना डेटा है कि मुझे 10 लोगों की टीम चाहिए। अब 10 लोग लाऊँगा तो उसकी कॉस्ट क्या लगेगी? कितना बड़ा ऑफ़िस लेना पड़ेगा? तो जिसको पीएनएल बोलते हैं। जो भी बिज़नेसमैन, छोटा दुकानदार भी अगर कोई दुकानदारी शुरू करता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस वो पहले अपना एक गल्ला बनाता है कि मेरे पास हाथ में कितना पैसा है, कितना मैं लगा सकता हूँ, और जब मैंने लगा दिया तो उसके बाद ये देखता है क्या लगाया था, क्या आया, उसके आगे एक्सपेंशन की बात करता है। चलो। ये एक बेसिक और सबसे बढ़िया तरीका बता रही हूँ। मैंने आयरा स्किल्स, बड़ा बिज़नेस, सब में पहले दिन से जाकर पीएनएल देखा और उसके बाद एक्सपेंशन करना शुरू की। आपने ये तो बता दिया कि धंधा बनाना कैसे है, जी। प्रोडक्ट कैसे चूज किया जाए? प्रोडक्ट आज की डेट में मार्केट फिट आपको देखना पड़ेगा ना। देखो मैं बताती हूँ 5 तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में हेल्थ एंड फिटनेस चल रहा है, ऑर्गेनिक फूड चल रहा है, प्रोटीन, वे प्रोटीन्स बहुत चल रहे हैं, और आपका एडटेक बहुत चल रहा है, कोई भी एआई से रिलेटेड कोर्सेज हैं ये चल रहे हैं, एंड कंटेंट क्रिएशन चल रहा है, राइट। ये 5 तरीके के जो बिजनेसेस हैं, इसमें किसी को भी यूज कर लो। ऑर्गेनिक में भंडार है भर भर के। जो हमारे ये सोलर ईवी के प्लांट्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट चल रहे हैं सोलर पैनल के ऊपर। जो खाद हम खेतों में डालते हैं, वो खाद, गोबर मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बिक रही है। आप जो ये अगरबत्तीज हैं और धूप हैं, ये आज की डेट में शुद्ध गाय के घी से और गोबर से बन रही है। मार्केट में उसकी दबादब उसकी डिमांड चल रही है। सो यू नीड टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। आपको थोड़ा इंटेलिजेंस तो देखो चाहिए। आज की डेट में जो लोग 1000 करोड़ कर रहे हैं, 100 करोड़ कर रहे हैं, 200 करोड़ कर रहे हैं, भैया वो मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं। अगर आप नो सीखी हो, पढ़े लिखे नहीं हो, ना जॉब की है ना बिजनेस किया है, और आप कह रहे हो कि मेरे दिमाग में दंत कांति आ रही है, मैं बना के बेच देता हूँ, भाई 6 महीने में, 6 क्या 3 महीने में भी तेरी दुकान नहीं चल पाएगी। चलो इसको इजी करते हैं। 3 ऐसे प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि ये तो आउट परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो या इसमें अगर आप ब्रांड बनाते हो तो ठीक है, और 3 प्रोडक्ट ऐसे जिस पे कभी भी आपको पैसा लगाने चाहिए ही नहीं, ये तो गलती भी नहीं करनी इन 3 प्रोडक्ट को बनाने की। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कोर्सेज हैं आज के डेट में। एडटेक की एक कैटेगरी आ जाती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड डेटा साइंस, जो एआई रिलेटेड कोर्सेज हैं, वो बहुत डिमांड में है। इंडिया में भी है, इंटरनेशनल में भी है, यूएई में इसकी भर भर के डिमांड है। इंडिया में सस्ता बिकता है क्योंकि सारी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो वहाँ आपको डॉलर्स में पैसा मिलता है। पहला ये प्रोटीन, आप किसी भी चीज़ के अंदर प्रोटीन डाल रहे हो आज की डेट में, तो वो प्रोटीन वाली प्रोडक्ट्स जो हैं खाने पीने के, वो चल रहे हैं। आप फीमेल्स देख लो, मेल देख लो, हर कोई ये कहता है आज का मुझे प्रोटीन कंप्लीट। यहाँ तक कि बच्चे बोलते हैं कि हमारा आज प्रोटीन कंप्लीट नहीं हुआ। प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन स्टार्ट आप करना वे चाहिए प्रोटीन करो, या किसी ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आना चाहिए जिसमें प्रोटीन हो? एनीथिंग रिलेटेड टू rich food। प्रोटीन। आप प्रोटीन पाउडर डाल दो, प्रोटीन शेक बना लो, प्रोटीन बार बना लो। आप यमीज का कल मैं देख रही थी, उसमें 10 ग्राम प्रोटीन होता है। बताओ, वो बच्चों का जो तलने वाले होते हैं उसमें प्रोटीन बताया जा रहा है कि 10 ग्राम प्रोटीन होता है। सो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन है, आप वो कर सकते हो। और तीसरा अगर हम बात करें तो हेल्थ के ऊपर, पिलाटेस, योगा, जो ये रिट्रीट सेंटर्स आ गए हैं आज की डेट में, आपने देखा होगा जगह जगह। पहले हमारे ज़माने में लोग जो है हरिद्वार आश्रम चले जाते थे या किसी आश्रम में चले जाते। आज की डेट में फैंसी रिट्रीट सेंटर्स हैं। 3 दिन का आपका रिट्रीट सेंटर चलेगा, जहाँ मसूरी, मनाली, किसी भी ऐसी जगह पे आपको लेके जाएंगे जहाँ आपकी पद्धति, मतलब आपको आपको क्या कहते हैं उसे हिंदी में, समथिंग लाइक स्पा एंड मसाजेस विल बी गिवन, आपको दिया जाएगा। आपको साउंड हीलिंग कराई जाएगी। सो बेसिकली वो हीलिंग के लिए है। तो ये 3 चीज़ें जो आज की डेट में है, ये मार्केट में बहुत डिमांड में है। हर इंसान सुकून चाहता है, और 2030 तक आप देख लेना, रिच वो नहीं होगा जिसके पास पैसा होगा, रिच वो होगा जो अपना मोबाइल साइड पे रखकर रिट्रीट सेंटर्स ज्वाइन कर रहा होगा। उसकी ब्रांड मार्केट के अंदर नजर आएगी, भैया वो तो 3 दिन रिट्रीट में जाता है, यार वो तो मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाता है। तो अगर आप रिट्रीट सेंटर्स में जाते हैं, और रिट्रीट सेंटर के अंदर साउंड हीलिंग कराई जाती है और बहुत सारी हीलिंग कराई जाती है, जहाँ स्पिरिचुअल जर्नी मैच कराई जाती है, तो 2030 के अंदर अब जो लोग मार्केट के अंदर हाई क्लास कहलाएंगे, वो एप्पल, वो मर्सिडीज के ऊपर अपने आप को हाई क्लास नहीं बोलेंगे। अगर आप 6 बजे घर आकर अपने बच्चों को टाइम दे रहे हो, आप रिट्रीट्स ज्वाइन कर रहे हो, आप मोबाइल को हाथ नहीं लगा रहे हो, नेक्स्ट लेवल का हाई क्लास ये हमारा बनने वाला है इंडिया में। तो आपने 3 प्रोडक्ट बताए, 3 ऐसे बिजनेसेस बनाने की बात करी आपने। पहला है आपका, जिसमें आपने बोला एआई एंड डेवलपमेंट,
ऑल ठीक है, स्किल कोर्स, ऑल स्किल कोर्सेज, ठीक करेक्ट, है। सेकंड आपने बोला प्रोटीन रिच कोई भी प्रोडक्ट आप डाल सकते हो, ठीक है, उसमें ऑर्गेनिक पैसा बन एंड सकता है, प्रोटीन रिच, ठीक है, ऑर्गेनिक कुछ भी, ऑर्गेनिक और खाद हो प्रोटीन, गया, गोबर से ठीक है, कुछ बना है, भारत में मिट्टी से जो भी चीज बनी है वो आप डाल दो, वो चल ठीक है, जाएगी। ईवी बिल्कुल ईवी एंड EV डाल सोलर सकते प्लांट्स जो हैं हैं, जी। वो चल जाएंगे। और थर्ड आपने बोला रिट्रीट एंड मेडिटेशन एंड योगा स्पा सेंटर्स, योगा ये सेंटर्स। बहुत आज की डेट में भी बहुत डिमांड और आजकल तो रन क्लब्स भी बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, कर, लोग पार्टीज में कम जा रहे हैं, अब रनिंग क्लब्स ज्वाइन कर रहे हैं, करेक्ट क्योंकि करेक्ट, रनिंग क्लब्स रनिंग से ज्यादा अब गेट टुगेदर का एक जगह हिस्सा बन बन चुकी गया है, है, हाँ, कि वहाँ पे लोग सोशलाइज कर रहे हैं अपने आप को, नए करेक्ट, नए कनेक्शंस बना रहे हैं, सिंगल लोग जाके वहाँ पे मिंगल हो रहे हैं। मिंगल हो रहे हैं क्योंकि आपका सोशल कनेक्ट बन रहा है ना, वहाँ राइट पे राइट लोग राइट। लाइक माइंडेड लोग मिल रहे हैं। अगर मुझे रनिंग क्लब पसंद है और दूसरा भी आ रहा है, दैट मीन्स हमारी थिंकिंग तो मिलती है ना। तो आपको क्या लग रहा है ये वाला जो रनिंग क्लब वाला बिजनेस है, ये आज से 5 साल बाद कितना बड़ा हो सकता है? और बड़ा होगा। पहले बीएनआईज जो होती थी, जहाँ पे नेटवर्किंग होती थी, बहुत कम होती थी। आज की डेट में बीएनआईज इतनी है, इतने पैसे लगते हैं आपको वो पास खरीदने के लिए, बीएनआई का क्लब का मेंबर बनने के लिए हजारों लाखों लोग आते हैं वहाँ BNI पर। क्या होता है? बीएनआई एक ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर जितने भी लोग किसी भी प्रोफेशन के, बिजनेस के होते हैं, वो उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, राइट। और वो एक दूसरे को ही इकोसिस्टम बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोलर पैनल के प्लेट्स बनाती हूँ और आप जो है सोलर पैनल के क्या नाम है अंदर के स्विचेस बनाते हो, तो हम अगर उस पार्ट का, उस कम्युनिटी का पार्ट हैं, तो मैं आपको बिजनेस दूंगी, आप मुझे बिजनेस दोगे। ओके, इट्स अ कम्युनिटी, ये बहुत बड़ी कम्युनिटी ये बनती रियल जा रही है। एस्टेट में भी होता है, हर एक बड़ी इंडस्ट्री का हाँ, ये रहता है तो ग्रुप। आज की डेट में जो कम्युनिटी बिल्डिंग जितने भी प्लेटफॉर्म बन रहे हैं ना, बहुत आगे जा रहे हैं। आप टेलीग्राम एग्जांपल देख लो ना। सो टेलीग्राम का बिजनेस की अगर बात करें, 12 लोगों ने टेलीग्राम, 12 लोगों की टीम है, इसके अलावा टीम नहीं है। आप देखो टेलीग्राम कितना धूम मचा रहा है। कम्युनिटी बिल्डिंग जहाँ पे भी हो रही है ना, जहाँ लोग एक दूसरे से कनेक्ट करके सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो बिजनेसेस नेक्स्ट लेवल के जाएंगे। ठीक है। अब जो 3 प्रोडक्ट आप किसी को भी रिकमेंड नहीं करोगे कि ये बनाना चाहिए, इसमें बिजनेस बनाना ही नहीं चाहिए? और 3 प्रोडक्ट जिसमें बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, ऐसे कौन से 3 प्रोडक्ट हो गए जनिका? सब बिक रहा है इंडिया में, सब बिक रहा है। कुछ तो होगा जो मतलब मतलब खत्म हो चुकी है उसकी मार्केट, या पहले बहुत ज्यादा ओवरली हाइप था। सीडीज, वीसीआर, इन सब की मार्केट खत्म हो गई है। तो अब तो DVD भी नहीं आ रही, अब CD कहाँ लेके जाएंगे? यही है बस, बाकी तो सब बिक रहा है। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है इंडिया में, तो सब बेच देते हैं यार। अच्छा। आप देखो ना, क्रोशिये से जो हमारी मम्मी क्रोशिया करती थी, भाई उसने 22 करोड़ का बिजनेस कर लिया क्रोशिया के फूल बना बना के। एक फूल बनाती है बस अच्छा। क्रोशिया से, और वो क्रोशिया वाले फूल फॉरेन कंट्री में बेचे। 22 करोड़ का बिजनेस बनाया उस लड़की ने। तो ये आइडिया तो मुझे अपनी मम्मी को देना चाहिए। बिल्कुल, हैंड निटिंग का वर्क फॉरेन में बहुत डिमांड है। आप प्लीज उनको बोलो अगर इनकरेज कर सकते हो तो कि ये करो, और अमेजोन और मिंत्रा पे बिक रहे हैं आराम से। अच्छा, हाँ, तो बहुत अच्छा है। ये तो बहुत लोगों के लिए ये एक तरीके से बिजनेस आइडिया हो सकता है, जो कि घर पे रहते हैं, जिनको आता है नीटिंग करना, हाँ, क्योंकि आजकल की जनरेशन में तो नहीं आता लोगों को अब। बट हाँ, अब आजकल की जनरेशन भी, अब जैसे आपने बोला ना कि बिजनेस बन रहा है, तो उसकी वजह से एनकरेज होगी, तो हो गई। जब उस लड़की राइट। ने क्रोशिया के थ्रू 22 करोड़ का बिजनेस किया, तो वो तो पूरे इंडिया में क्या वर्ल्ड में फेमस हुई। राइट। तो लोगों को पता नहीं चला कि हमारे इंडिया में जो चीजें छुपी हुई हैं, वो चीजें वापस लेकर आओ यार। उसकी फॉरेन मार्केट में बहुत डिमांड है। मखाना बिजनेस मार्केट में कितना चल रहा है। इंडिया क्या, फॉरेन कंट्री में धूप अगरबत्ती, गाय का गोबर बिक रहा है। फॉरेन कंट्री में अमेजोन पे गाय का गोबर बिक रहा है यार। कहाँ गाय के गोबर को कोई हाथ नहीं लगाता, मतलब हमको दिख जाए तो उपले बिकता लोग है। वहां खरीद रहे हैं, राइट। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो इंडिया हर चीज बेच रही है आज के। इसलिए इंडिया एक पावरफुल एंड रिच कंट्री है, बिकॉज इंडिया में हर चीज जो है उसको समझा जा रहा है, उसको ठीक किया जा रहा है और आगे बेचा जा रहा है। अब एक रैपिड फायर राउंड है, हम्म ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करना आपने। एक ऐसा लेसन जो आपने अपने पूरे करियर के एक्सपीरियंस से सीखा है। कभी भी किसी पे भरोसा मत करो। बहुत अच्छा लेसन सीखना। एक ऐसा एडवाइस जो आप हर एक नए सेल्स पर्सन को दोगे। सेल्स में हमेशा अपने कस्टमर को जानो और उसके बाद बेचने की कोशिश करो, नहीं तो आप वेस्ट करोगे अपना टाइम। सेल्स में सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? आपकी खुद की पिच, कस्टमर को आप किस तरीके से कन्विंस करते हो, वही गेम चेंजर है। मतलब स्किल, माइंडसेट, ये सब कुछ सब नहीं? कुछ आप किस तरीके से कन्विंस करते हो, उसमें सब आ जाता है। ठीक है।
आपकी तरफ से एक मैसेज उनको जो अपनी सेल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है। तो मेरा एक ही मैसेज है कि आपकी कंपनी में जो सुपर हीरो है, जो सेल कर पा रहा है, उसकी कॉल सुनो, उसकी कॉल्स को रिकॉर्ड करो और अपनी कॉल सुनो और उसकी कॉल से कंपेयर करो और एक कॉपी पेन लेके इम्प्रूवमेंट एरियाज़ लिखो कि अगर उसकी कॉल के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मेरी कॉल में मिसिंग है, उन चीज़ों को आप अपनी कॉल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। वो क्या करता है पूरे दिन में, कितनी कॉल्स लेता है, कितने कस्टमर से कनेक्ट करता है, कितने घंटे काम करता है। अगर आपने सुपर हीरो को कॉपी करने की कोशिश की या वो जो अच्छी चीज़ें कर रहा है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना हो, जी। आपसे पर्सनली स्किल्स सीखनी हो, लेसन्स लेने हो, जी। तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकता है? सेल्स बाय निधि मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, ईमेल आईडी भी सेल्स बाय निधि है और ओनो क्रिएटर के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। आप उन तक भी रीच आउट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे डायरेक्ट चैनल पे आ सकते हैं। सेल्स बाय निधि का ईमेल आईडी मैं डायरेक्ट एक्सेस करती हूँ। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और पर्सनली रिप्लाई करती हूँ, तो आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच निधि, इतना सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से सेल्स और बिजनेस समझाने के लिए हमारी ऑडियंस को और मुझे। थैंक यू सो And मच वरुण थैंक यू फॉर सो मच फॉर इनवाइटिंग गिविंग योर मी। टाइम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आपके चैनल को मैंने देखा है और आई थिंक ये सेल्स एंड बिजनेस के ऊपर फर्स्ट पॉडकास्ट आपके में जा रहा होगा आपके चैनल पे, राइट राइट। तो थैंक यू सो मच। हमारी ऑडियंस में भी किसी को भी अगर ऐसा लगा है कि इस पॉडकास्ट से उनकी लाइफ में कुछ ऐड हुआ है, वैल्यू ऐड हुआ है, तो इस पॉडकास्ट को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, क्योंकि निधि जैसे और भी अच्छे अच्छे गेस्ट हम लाते रहेंगे अपने चैनल पे। हम आगे और ऐसे एपिसोड्स देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो और निधि को फॉलो करो आप हर जगह पे। सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप यूट्यूब पे जाकर। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का भी बता दिया है, यूट्यूब चैनल का भी बता दिया। हमें भी फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए सेल्स करो, बिजनेस करो। थैंक यू सो मच।